और सिकंदर, आप क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करें। श्योर। अ, तो आप लोग जिन लोगों के हैंड्स रेज हैं, आई थिंक वो आप अनम्यूट कर लें। सिकंदर, आप। ओके श्योर, मैं देखता हूँ। मैं चला जाता हूँ कमेंट्स पे, मैं पढ़ लेता हूँ इनके कमेंट्स, ये जो भी कर रहे हैं। आप ले लें लाइव एक दो लोगों को। जी मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा, मैंने आपको अनम्यूट किया, शायद आपने खुद को म्यूट किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन जो वो था इनवॉइस इशू के रिलेटेड ना सर। इन ओके। केस हम मल्टीपल अकाउंट्स चला रहे हैं सर, ठीक है। जी जी। हमारी कंपनी है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल कंपनी सर आपके नेम पे है, अकाउंट है जो सर रवि के नेम पे है, और स्टोर नेम है। तीन चीजें होगी सर, तीन चीजें हैं ये। अब जी जी। मुझे जो इनवॉइस इशू करवानी होगी सर, अगर इन केस कल अमेजोन मुझसे एक्वायर करता है इनवॉइस, तो मैं किसके नेम पे इनवॉइस लूंगा सर? आया कि मैं कंपनी नेम पे लूंगा, अमेजोन अकाउंट होल्डर के नेम पे लूंगा, या स्टोर नेम पे लूंगा सर? जी ठीक है। देखें आप, हमजा ये करेंगे कि अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं तो आप हर अकाउंट का, हर कंपनी का इंडिविजुअल अकाउंट उनके साथ खोलेंगे। उसका रीजन ये है कि हर कंपनी का एक अलग सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट होता है या टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आप सेम ही कंपनी पे सारी परचेजिंग करेंगे और उसकी इनवॉइस आप खुद से बनाएंगे या उसकी फॉर्जरी करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि जब आपको सेल्स टैक्स रिटर्न कराने का टाइम आएगा या फिर सेल्स टैक्स से कोई ऑडिट आता है, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपने परचेजेस किए? क्योंकि जिस कंपनी से आप परचेज करते हैं वो आपसे एक टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट फिल करवाते हैं। उसमें आपकी सेल्स टैक्स या रीसेलर आईडी जिसको कहते हैं वो मेंशन की जाती है। तो आप एक ही कंपनी की बार बार एंटर कर रहे हैं, जबकि आप परचेजिंग कर रहे हैं दो मजीद और कंपनीज के लिए। तो आपको करना ये होगा कि आप उनसे बात करें कि आपकी दो तीन और कंपनीज हैं, और उनका आप इस तरह से बात कर सकते हैं कि उन कंपनीज का लेट्स से मोटिव अलग अलग है या उनका रीजन अलग है, इस तरह करके आप बात करें। और उनके साथ आप उनको बोलें कि आपको उनके भी अकाउंट ओपन करने हैं, क्योंकि आप उस ब्रांड के साथ, उस कंपनी के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनको इश्यू नहीं होगा। आप उनके अकाउंट ओपन करवाएं और उनकी इनवॉइसिंग कराएं उन्हीं के नाम पे, वरना टैक्स के इश्यूज आ जाएंगे, सेल्स टैक्स के भी और एनुअल टैक्स रिटर्न के भी इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। और एट द लास्ट सर, मुझे इनवॉइस किसके नेम पे इशू करवानी होगी, स्टोर नेम पे या अमेजोन अमेजोन देखें जो, अकाउंट? नहीं नहीं, स्टोर नेम पे नहीं। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है लेट्स से हमजा गुड्स एलएलसी, और आपका अमेजोन स्टोर नेम है आई डोंट नो, मे बी HMZ। ठीक है, अमेजोन स्टोर नेम तो आप कुछ भी रख सकते हो, बट आपको इनवॉइस इशू करानी होगी अपनी एलएलसी के नेम पे। और ये एलएलसी का नाम आपके जो सेलर सेंट्रल पे है उसमें भी सेम होगा। तो अगर कल को अमेजोन मांगता है कि आप इनवॉइस दे दें, तो आपकी एलएलसी का नाम और आपकी इनवॉइस पे जो नाम आ रहा है और आपके अमेजोन के अकाउंट में कंपनी का जो नाम आ रहा है, ये सब सेम होना चाहिए, इंक्लूडिंग द बिलिंग एड्रेस। तो आपका बिलिंग एड्रेस भी सेम होना चाहिए इनवॉइस पे, जो आपके अमेजोन पे अकाउंट का एड्रेस आ रहा है। तो उस तरह से अमेजोन उसको मैच करता है। तो अगर कल को फॉर एग्जांपल आपने इन्वेंट्री मंगवाई, और इन्वेंट्री आजकल यूजुअल ये हो रहा है, ये यूजुअली ऐसा हो रहा है कि अमेजोन आप 10 शिपमेंट्स भेजते हैं, उसमें से एक आध को मिस कर देता है, उसको मिलती नहीं है, फिर वो कहता है अच्छा ठीक है मैं आपको रीइंबर्स करता हूँ, आप इनवॉइस दो। तो आपने अगर किसी और कंपनी की शिपमेंट भेजी थी, आप किसी और कंपनी की इनवॉइस नहीं दे सकते, आप कंपनी ए की इनवॉइस नहीं दे सकते कंपनी बी की शिपमेंट के लिए। और नाम भी डिफरेंट नहीं हो सकता, अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा, अमेजोन आपको रीइंबर्स नहीं करेगा। ठीक, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, चल, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। सर। जी अली निसार।
जी अली निसार, मैंने आपको अनम्यूट किया है शायद। अच्छा, चलें नेक्स्ट पे चलते हैं। सैयदा शाहवाना, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक सर, क्वेश्चन मेरा ये था कि कुछ तो मतलब कि बेसिक में क्लियर हो गया कि पहले हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर हम ब्रांड फाइंड करेंगे। एक जी ऐसा जी पर्सन है जो भी मतलब कि मैं ऐसे एज अ FFL स्टूडेंट हूँ ना, तो ना मेरे पास इस वक्त अकाउंट है ना वेबसाइट है। अगर मैं कोई ब्रांड एंड कर लेता हूँ या डिस्ट्रीब्यूटर हम फाइंड कर लेते हैं, तो उसके लिए हम अप्रूवल के लिए किस तरीके से जाएंगे ब्रांड के पास? फंड तो हमने कर लिया, लेकिन ब्रांड से ठीक है। अच्छा देखें, दो तरह से ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं FFL स्टूडेंट्स। एक वो क्या करते हैं कि उनके पास अपनी LLC रजिस्टर्ड होती है या किसी जानने वाले की LLC की डिटेल्स को बोरो करते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास LLC नहीं होगी, LLC की डिटेल्स नहीं होगी, तो कोई ब्रांड आपके साथ अकाउंट ओपन नहीं करेगा। तो आपको, अगर आप इस तरह से जा रहे हैं कि आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे और फिर वो आगे वो ब्रांड्स आप क्लाइंट्स को सेल करेंगे, तो आपको अपनी LLC होना जरूरी है, अपनी वेबसाइट और ये डिटेल्स होना आपके पास जरूरी है। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन पे जा रहे हैं कि आप किसी क्लाइंट के साथ, जैसे कि सनी भाई ने अभी पोस्ट की थी कि BC स्टूडेंट्स FFL स्टूडेंट्स के साथ काम करेंगे और FFL स्टूडेंट्स उनके लिए ब्रांड हंटिंग, होलसेल अकाउंट मैनेजमेंट सब कुछ करेंगे, तो आप फिर BC स्टूडेंट को कहेंगे कि वो आपको LLC की डिटेल्स प्रोवाइड करे, सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन प्रोवाइड, सर्टिफिकेट एग्जेम्पशन प्रोवाइड करे, और वो आपको वेबसाइट, फोन नंबर, ये सब चीजें प्रोवाइड करे। ठीक हो गया सर। एक ये क्वेश्चन था कि जो हमारा स्टोर नेम है, अगर जैसे हम फिलहाल अगर एक एक करके चीज़ अरेंज करना शुरू करते हैं, जैसे हम पहले वेबसाइट में आते हैं, फिर LTD रजिस्टर करवा लेते हैं, और बाद में जो स्टोर Amazon ID बन जाएगी, ये तीनों सेम नेम पे होने चाहिए या डिफरेंट भी हो सकते हैं? देखिए, स्टोर नेम आप डिफरेंट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप जैसे मैंने अभी हमजा को भी कहा कि आप स्टोर नेम कुछ भी रख सकते हैं। आपकी LLC का नाम जो आपने Amazon में रखा हुआ है वो इनवॉइस वो सेम होना चाहिए जब आप ब्रांड्स के साथ अकाउंट ओपन करें। ठीक हो गया सर। थर्ड ये था कि अब जैसे कीपा है, अब उसकी जो शेयरिंग टूल मतलब कि एज हम यूज़ नहीं कर सकते, वो सिंगल सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, तो कीपा क्या आप कोई बता सकते हैं, या नेम बदल या कीपा ही हम यूज़ करें? देखिए, कैमल है वो कीपा का आपके लिए एक ऑल्टरनेट है, और इसके अलावा कुछ और टूल्स हैं उसमें, जैसे हीलियम 10 भी दिखाता है आपको सेम चार्ट। अब मैं पर्सनली कीपा को प्रेफर करता हूँ, कीपा काफ़ी बेटर है इस चीज़ में। तो आप बीइंग FFL स्टूडेंट, आप या तो अपने क्लाइंट को कहेंगे कि वो आपको ये टूल्स प्रोवाइड करे, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा जो आपको चाहिए। और आई थिंक अभी भी मल्टीपल लोग तो उसको लॉग इन कर पा रहे हैं। आई थिंक 4-5 की कुछ लिमिट है, उसको लोग अभी भी कर रहे हैं। आप चेक कीजिएगा, उसको एक्सप्लोर कीजिएगा। शायद सर वो कहते हैं कि सेम IP हो तो फिर वो मतलब कि 4 to 5% एक ही अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं, IP सेम हो उनका। अच्छा, इस पे आई एम नॉट रियली श्योर कि वो IP से रिलेटेड कीपा का कोई इशू है या नहीं फिलहाल, क्योंकि रिसेंट डेवलपमेंट है, तो मैंने तो ऐसा नहीं, मेरे पास तो चल रहा है, मेरा भी किसी के साथ शेयर्ड है, तो मेरी टीम भी यूज करती है, तो मुझे तो इशू नहीं आ रहा। सर एक ये चीज़ पूछनी थी कि ग्रुप में कोई बात कर रहा था कि FFL के जो स्टूडेंट हैं ये भी होलसेल की प्रोडक्ट अप्रूव करवा सकते हैं, ऐसा कोई सीन है? FFL की स्टूडेंट्स का आई थिंक अभी रजी भाई कंफर्म करेंगे, लेकिन आई थिंक अभी ये अंडर डेवलपमेंट है। आई थिंक अभी इट्स नॉट डेवलप येट। ठीक हो गया। नहीं, बिल्कुल ऐसा, जो FFL के स्टूडेंट्स हैं वो, उनको जी पोर्टल का एक्सेस नहीं है, ठीक हो गया। वो अप्रूव नहीं करवा सकते। हाँ, और वो रजी भाई ये काइंडली बताइएगा कि UAE मार्केट हम टेस्ट कर सकते हैं? अच्छा, UAE मार्केट जो है कुछ लोगों ने टेस्ट की है, कुछ स्टूडेंट्स की केस स्टडीज आई हैं मेरे पास। अच्छा, उसमें ये हो रहा है UAE की मार्केट के अंदर के कोई सर पैर नहीं है,
कुछ ब्रांड्स लोगों को नजर आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अली एक्सप्रेस से वही प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं और जाके वो मी टू कर रहे हैं, जी और वो वहां पे कोई काउंटर फिटिंग वाला कोई सिनेरियो नहीं है, अभी कोई सीन नहीं है ऐसा, और उनके ब्रांड्स बिक रहे हैं और वो जी बस चल रहा है, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। अच्छा, सेकंड, अगर आपने यूएई के अंदर होलसेल करना है, सिकंदर एक्चुअली दुबई बेस्ड ही है, ये भी बेहतर बता सकते हैं उसके बारे में। अगर आपने सोर्स करना है तो आप लोकली जी सोर्स करें, ठीक है, आप जाएं लोकल मार्केट्स के अंदर, अमेजोन के अंदर उसकी प्राइसेस देखें। आई थिंक एक आपके फोन के अंदर एक ऐप होती है जो बताती है अमेजोन के अंदर प्राइसेस, बारकोड स्कैन किया आपने, किसी भी स्टोर में जाएं, वहां बारकोड स्कैन करें, वो आपको अमेजोन यूएई के अंदर प्राइस बता देगी। तो वो लोकली सोर्स करके एक तरह से रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं, तो वो आप ट्राई कर लें। अगर आपको यूएई के अंदर होलसेल करना है तो आपको लोकली बहुत ज्यादा सोर्सिंग के ऊपर ध्यान देना होगा। थैंक यू, बस यही क्वेश्चन था। जी ठीक है, थैंक यू। सैयद मूसा नेक्स्ट रिजवी। ले लें प्लीज। थैंक यू सर फॉर अनम्यूटिंग मी। सर मैं तो वैसे बेसिकली बीएल का स्टूडेंट हूँ और मैं होलसेल के ऊपर काम कर रहा हूँ और तकरीबन जी 1 जी मंथ से मैं बीबीसी से लर्निंग कर रहा हूँ। तो मेरे काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि रजी भाई के इंट्रोडक्शन जो सेशन था उससे काफ़ी क्लियर हो चुके हैं। लेकिन अब चलो सर जबरदस्त। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि आईडी क्रिएशन के ऊपर है यूएसए की। फर्स्ट ऑफ जी जी ऑल ये तो हम देखना था कि जो फ़ोन नंबर है सर वो उसको अरेंज करना, तो रजी भाई ने कहा था कि स्काइप से हम उसको कर सकते हैं। तो स्काइप की सब्सक्रिप्शन तो कैसे वर्कआउट करेगी सर हमारे मतलब सप्लायर के साथ? एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा ये क्वेश्चन ठीक। था कि सर जो क्रेडिट कार्ड है जो हम यूएसए के अंदर यूज करेंगे फॉर द पेमेंट टू द सप्लायर्स, उसमें हम किसी के नाम पे, मतलब वो हमारे मामू के नाम पे हो सकता है, किसी के नाम पे भी हो सकता है, कि हमारी जो एलएलसी है उसकी एंटिटी के नाम पे होना चाहिए। ठीक है। अच्छा देखिए, फोन नंबर से रिलेटेड आपके पास बिल्कुल स्काइप से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, स्काइप से आप नंबर ले सकते हैं, वो आपके पास एक ऑप्शन है। उसके अलावा आप डिंग टोन यूज कर सकते हैं। वाइक वाइक तो आई थिंक यूके में है, शायद मैंने वाइक यूज नहीं किया, लेकिन मैं खुद डिंग टोन यूज करता हूँ। तो आप वहां से नंबर ले सकते हैं, और डिंग टोन में आपको मंथली सब्सक्रिप्शन भी नहीं होती, इट्स मोर लाइक पे एज यू गो। तो स्काइप में आई थिंक $10-15 है वो मंथली देते हैं वो, आप वो नंबर लेके यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के लिए देखें, क्रेडिट कार्ड आप हमेशा प्रेफरेंस देंगे कि आप जो एलएलसी है उसके नाम पे ही क्रेडिट कार्ड हो, उसी को आप यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अवॉइड करेंगे टैक्स कॉम्प्लिकेशंस जो 1 साल बाद आएंगी, आज नहीं आएंगी। वो आप पर्सनल परचेजेस करेंगे, उसके बाद आप कंपनी से रीइंबर्समेंट करेंगे, तो ये सारी आपकी एडमिन और अकाउंटिंग की जो चीजें हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो आपको इसी वजह से यही पहले दिन से ख्याल रखना है कि आपके जितने कंपनी एक्सपेंसेस हैं, वेदर फॉर परचेजेस या नॉन परचेजेस, रीसेल के लिए या रीसेल के लिए नहीं है, वो सब आप कंपनी के ही अकाउंट से करें, कंपनी के बैंक अकाउंट से करें, कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करें, ताकि आपके पास एक पूरी हिस्ट्री मेंटेन होती रहे कंपनी के एक्सपेंसेस की। सही हो गया सर। लेकिन ये है कि क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो तो अभी एक न्यू अकाउंट बनेगा हमारा एलएलसी तो का, तो डेबिट उसके कार्ड ऊपर आप हमें यूज क्रेडिट करें, कार्ड कैसे इशू होगा? आप डेबिट कार्ड यूज करें। डेबिट कार्ड यूज करें? जी, अभी हमें डेबिट डिजिटल कार्ड जो ट्रांजेक्शन है और वो भी कंपनी। जी सॉरी, क्या? ठीक हो गया सर। सॉरी, कुछ कह रहे थे आप? मैंने कहा ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। सॉरी सर, मैंने कहा ये चलिए क्लियर ठीक हो गया है। क्वेश्चन। अब सर एक और मेरी एक और थोड़े क्वेश्चंस थे जो कि वीबी की लर्निंग के ऊपर मैंने नोट डाउन किए हुए थे सर। एक मैं लिस्टिंग देख रहा था, एक एसन देख रहा था जिसके साथ मतलब जिसमें 2 एफबीए सेलर्स थे, 3 एफबीएम थे, और जो 2 एफबीए सेलर हैं उनकी रेटिंग मोर देन 4000 है। एज अ ओके। न्यू सेलर सर हमारे लिए वायबल रहेगा कि हम पर्सन को टारगेट करें और उसकी जो है अपना कैटेगरी है उसके अंदर उसका बीएसआर भी अच्छा है, मतलब हैंडसम बीएसआर है एज पर क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, मैं अभी आपको म्यूट कर देता हूं और मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं, ठीक है? वेरी गुड क्वेश्चन। और देखें, ये क्वेश्चन यूजुअली जब बिगिनर लेवल पे काफी आता है, जब आप काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि
4,000, लोग तो कहते हैं 40,000, 100,000 की उसकी रेटिंग है और बहुत बड़ा सेलर है, हम कैसे उसको compete करेंगे। लेकिन जो बड़ा सेलर होगा उसकी सोर्सिंग बहुत अच्छी होगी। इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस। उसका रीजन ये है कि उसकी परचेजेस ज्यादा होंगी, उसकी मार्केट में रिलेशंस उसके बहुत अच्छे होंगे, उसकी मार्केट में टर्म्स अच्छी होंगी, तो उसकी परचेजेस न्यू सेलर से जो उसकी सोर्सिंग है वो न्यू सेलर से बहुत अच्छी होगी। तो आप उसको कैसे compete कर सकते हैं कि अगर एक ऐसा ब्रांड है जो मैप पॉलिसी अलाउ कर रहा है और वो कहता है कि आपको मैप पॉलिसी फॉलो करनी है स्ट्रिक्टली, अमेजोन पे भी, और वो कहता है कि सोर्सिंग की जो प्राइस है आपको भी मैं $2 की दूंगा और जिसकी रेटिंग 500,000 है उसको भी $2 की दे रहा हूँ, तो फिर आप ले लें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि आप $2 पे देखेंगे, इशू कहाँ पर आता है, जिसकी सोर्सिंग अच्छी है वो प्राइस नीचे कर देगा। क्योंकि आपको अगर एक आइटम $2 का मिल रहा है और हो सकता है उसको वो $1 का मिलता हो, तो वो प्राइस नीचे कर देगा, वो ब्रेक इवन पे भी सेल करेगा, आपको मजबूरन वो सेल करवाएगा लॉस पे और आपको कहेगा कि आप लिस्टिंग से चले जाएं। इसके लिए वो आपको लॉस पे सेल करवाएगा ताकि आप दोबारा लिस्टिंग पे जाएं। तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहें और ऐसी लिस्टिंग्स पे जाएं जहां पे आप देखें कि सोर्सिंग देखें। सोर्सिंग अगर आपकी अच्छी है, मैप पॉलिसी फॉलो हो रही है, तो कोई इशू नहीं, आप वहां पे भी जा सकते हैं। जी सादिया शुएब। अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए सर, एक तो वालेकुम होती है ड्रॉप शिपिंग होती है जो हम लोग अमेजोन पे ही मतलब कर रहे होते हैं, कोई मतलब कम प्राइस की चीज को हम लोग सेल कर रहे होते हैं अमेजोन पे ही। तो ड्रॉप शिपिंग होती है अमेजोन पे और जो होलसेल है उसमें क्या डिफरेंस होता है, मुझे नहीं सॉरी इसका थोड़ा सॉरी पता। आपने देखें, ड्रॉप शिपिंग और होलसेल में जो बेसिक डिफरेंस है, ड्रॉप शिपिंग में आप उस इन्वेंट्री को ओन नहीं करते हैं। आप 10,000 लिस्टिंग कर देते हैं और आप ये होप करते हैं कि आज मुझे इस फला लिस्टिंग पे ऑर्डर आएगा, जब ऑर्डर आएगा तो मैं इसको उस फला वेबसाइट से प्लेस कर दूंगा और मैं कस्टमर को उसको डिलीवर करा दूंगा। तो ये आपका होता है ड्रॉप शिपिंग। होलसेल में आप लिस्टिंग तभी करते हैं जब आप उस लिस्टिंग को फिजिकली परचेज, उस इन्वेंट्री को फिजिकली परचेज करते हैं। जब आप परचेज करते हैं उसके बाद आप उसकी लिस्टिंग करते हैं, तो ये डिफरेंस है। तो इस वजह से होलसेल में अगर फॉर एग्जांपल आपकी 10 लिस्टिंग्स होंगी और ड्रॉप शिप में मे बी 1000 लिस्टिंग्स होंगी। सर दोनों में से ज्यादा फायदेमंद कौन सा है बिजनेस है, ड्रॉप शिपिंग या होलसेल? देखिए, फायदेमंद बताना थोड़ा सा एक सब्जेक्टिव सा एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि लॉन्ग टर्म बिजनेस कौन सा है, वो होलसेल है। ड्रॉप शिपिंग में देखें, ड्रॉप शिपिंग आपको करनी पड़ेगी, तो अगर आप अमेजोन की टर्म्स एंड कंडीशंस में रहते हुए ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो आप अमेजोन की पॉलिसी देखें, तो ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं सिर्फ सप्लायर से। अमेजोन अलाउ करता है बट वो सिर्फ सप्लायर से। तो अच्छा ब्रांड आपको ड्रॉप शिपिंग नहीं अलाउ करेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका एक एक ऑर्डर प्रोसेस करने बैठे। वो आपको कहते हैं एक पैलेट ले लो, हाफ ट्रक ले लो, एक 10 केस ले लो, 50 केस ले लो। तो इस वजह से वो आपको ये नहीं बोलता, सॉरी, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको बोले कि ठीक है आपके पास जब ऑर्डर आएगा मैं उसको शिप कर दूंगा। तो इस वजह से अच्छे ब्रांड के साथ तो आप काम नहीं कर सकते। लोग जाते हैं फिर वो जाते हैं फिर वो वॉलमार्ट और ऐसी जो वेबसाइट्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनके पास वो आइटम देखते हैं जिसमें 25, 30, 20, 10% का मार्जिन होता है और उसको लिस्ट कर देते हैं। ये अगेंस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस है अमेजोन की। आप अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी देखें तो आप रिटेलर से लिस्ट नहीं कर सकते। लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर वही लोग होते हैं जिनके थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स फंस जाते हैं अकाउंट में। और दूसरा ये कि न्यू अकाउंट पे तो बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी चाहिए। तो अमेजोन एक होलसेल का ऐसा बिजनेस है जो आप एटलीस्ट उसको लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। ड्रॉप शिप में आप नहीं कर सकते, आपको आइटम्स की टेंशन रहती है हमेशा। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा जी, कासिम बरकत। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ना एक क्लाइंट है यूएसए का,
तो वो होलसेल कर रहा है ऑलरेडी फेमस ब्रांड्स के साथ, तो उसके पास असल में कंप्यूटर्स की और डिफरेंट एक्सेसरीज हैं जो वो सेल करता है, लैपटॉप्स वगैरह। ओके अब वो मुझे कह रहे कि मैंने ना उसने मुझे लैपटॉप दिया है, एक प्रोडक्ट है, कह रहे कि इसको ना मुझे एडवर्टाइज करना है। तो मैं आपसे पूछना ही चाह रहा था कि इसकी सॉरी एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन आपकी कौन आवाज सी कट गई, इसको क्या करना है? एडवर्टाइज करना है, इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है इसके ऊपर। तो ओके मैंने इसका देखा है कि इसके ऊपर, इसके पास जो बाय बॉक्स होते हैं ना, 52% बाय बॉक्स इसके पास होता है। तो ओके इसकी रेटिंग भी अच्छी है, 84% रेटिंग है इसकी। अब वो मैंने पूछा ये था कि इसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन कौन से तरीके हम यूज कर सकते हैं। ये मी टू लिस्टिंग है, राइट? जी जी बिल्कुल। इस पे और भी सेलर्स हैं, इस सेलर के पास 52% बाय बॉक्स रहता है और वो उसको जी एडवर्टाइज करना चाहता है मजीद। जी अभी जी आप क्या कर सकते हैं, आप पीपीसी को यूज कर सकते हैं। आप पीपीसी पे करेंगे लोवेस्ट बिड। अगर पीपीसी उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे उस एसिन को टारगेट करने के लिए वो आपको कहता है कि फॉर एग्जांपल 5 सेंट्स या 10 सेंट्स सजेस्टेड बिड है, तो आप उससे भी नीचे आ जाएंगे। ठीक आप है। उससे भी नीचे आ जाएंगे और आप, क्योंकि वो 5-10 सेंट्स पे पीएल वाले लड़ रहे होंगे, वो उस पे कम्पीट कर रहे होंगे, आप उस कीवर्ड पे वहां पे उस वक्त नहीं कम्पीट करेंगे। आप देखें जो उससे भी लो वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं, तो बेसिकली जो पीपीसी पीएल पे जिस तरह से हम रन करते हैं प्रोसेस वही है, लेकिन आप अपनी बिड बहुत लोअर कर देते हैं। आप ठीक है। कीवर्ड्स वैसे ही निकालेंगे लेकिन आप अपनी बिड बहुत लोअर कर देंगे और आप अपना बजट भी कम रखेंगे। आप 10 मिनिमम 10 मैक्सिमम $20 पर डे से आप स्टार्ट करें। और पहले राइट। आपको, लेकिन इसमें भी पहले आपको ऑटो कैंपेन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा पीपीसी के अलावा और पीपीसी के अलावा जो डिफरेंट, अब देखिए मसला ये है कि ये आपके सेलर, आपके जो क्लाइंट है, ये उनका तो ब्रांड नहीं है। जी जी ठीक है। तो अब वो फिर ऐसा कर सकते हैं कि वो अपनी एक वेबसाइट बनाए, जस्ट लाइक अ रिटेल स्टोर। उस वेबसाइट पे कोई प्रोमो चलाए, उसके एफबी एड्स चला दे। उस वेबसाइट के थ्रू वो इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट करे और उनको कुछ पैसे देके वहां से ऐड चलवा दे जो इनकी वेबसाइट पे सेल करे या फिर इनकी Amazon की लिस्टिंग पे सेल करा। बट अगेन Amazon की लिस्टिंग पे उस वक्त किसके पास बाय बॉक्स होगा, दैट आल्सो वी डोंट नो। तो आप वेबसाइट पे ट्राई कर सकते हैं। आप उनको बोलेंगे अपनी वेबसाइट बना दे, उस वेबसाइट पे उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके फेसबुक एड्स और अपने इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके साथ टाई अप करके आप वेबसाइट पे जस्ट लाइक शॉपिफाई की जिस तरह सेल्स होती हैं आप वैसे कर सकते हैं। राइट। ठीक है। तो ओके थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी। फराज रियाज। जी फराज रियाज। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, अभी आप यू वर एक्सप्लेनिंग रिगार्डिंग द ड्रॉप शिपिंग। आई जस्ट वांट टू कंफर्म कि अगर हम फॉर एग्जांपल सैम्स क्लब से जाके कोई एक प्रोडक्ट है जो हम देखते हैं कि काफी अच्छा मार्जिन है और काफी अच्छा वो सेल हो रहा है अमेज़न पे, लेकिन हम उसको सैम्स क्लब से जाके थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में खुद खरीद के अपने पास ले आते हैं और फिर उसको भेज देते हैं, फिर उसको बेचते हैं, यानी अमेज़न पे सेल कर देते हैं, कस्टमर को भेजते हैं, फिर तो कोई हर्ज नहीं है अपनी पैकिंग करके। लेकिन खरीदते हम सैम्स से हैं और सैम्स की इनवॉइस हमारे पास होती है। तो देखें, अगेन गुड क्वेश्चन। और इसमें अभी एक इशू ये आ सकता है कि जब अमेज़न कल को आपसे इनवॉइस मांगेगा तो आप सैम्स क्लब से आपने एज अ रिटेल कस्टमर अकाउंट ओपन किया है या एज अ B2B कस्टमर आपने अकाउंट किया हुआ है, ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद सैम्स क्लब आपसे सेल्स टैक्स चार्ज करेगा तो आपका मार्जिन यहाँ पे कम हो जाएगा। फिर आप अपने पास से उस प्रोडक्ट को भेजेंगे अमेज़न आफ्टर प्रेप, तो आपकी शिपिंग कॉस्ट, आपकी प्रेप कॉस्ट लगेगी, तो आपका मार्जिन अगेन यहाँ पे कम हो जाएगा। बाय द टाइम जब वो अमेज़न पहुंचेगा तो आई डोंट नो आपको कितना मार्जिन रह जाएगा। तो आप अपना वर्क करें उस पे, आप अपने अच्छा, इसके कैलकुलेशंस अंदर करें। मैं ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल देखें, अगर आप सैम्स क्लब से अगर सोर्स कर रहे हैं तो ये बिजनेस मॉडल जो कहलाएगा, ये कहलाएगा रिटेल आर्बिट्राज।
ये ड्रॉप शिपिंग नहीं होगी। असल में देखें 3 तरह के बिजनेस मॉडल्स होते हैं, एक ड्रॉप शिपिंग, एक रिटेल आर्बिट्राज एंड थर्ड वन इज होलसेल। हम एक्चुअली करते हैं होलसेल जब हम जाते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, किसी भी ब्रांड के पास, ठीक है। अब जब आप क्या कर रहे हैं, आपके किस सिनेरियो में ये हो रहा है कि आप जा रहे हैं एक रिटेलर के पास, इस तरह यूएस के अंदर काफी स्टोर्स हैं, लाइक कॉस्को है, वॉलमार्ट है, उसके बाद सैम्स क्लब है, काफी इस तरह के स्टोर्स हैं जहां से आप जाके सस्ते आइटम्स खरीदते हैं और उसके बाद उसको पैकिंग करते हैं और अपने लेबल्स लगा के शिप कर देते हैं। सैम्स क्लब के अंदर भी यही होगा कि आप जो है सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन प्रोग्राम हर एक रिटेल स्टोर का होता है अगर आप बिजनेस के थ्रू बाय कर रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है, अगर आप न्यू अकाउंट के ऊपर अगर ये करेंगे, आप शुरू में तो बेच रहे होंगे अगर आप एफबीए कर रहे हैं, लेकिन अमेज़न जब आपसे इनवॉइसेस मांगेगा, जो सिकंदर बता रहे हैं, जब वो आपसे इनवॉइसेस मांगेगा तो वो रिटेल स्टोर की इनवॉइस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो वहां पर आपका अकाउंट अगर पुराना एजेड अकाउंट नहीं है, अगर आपने सनी भाई की पोस्ट देखी हो, अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो पुराना होना चाहिए, वो कुछ जो है लाइक सस्पेंशन से गुजर के आया हो, यानी जो बेसिक सस्पेंशंस हैं, एक दफा इनवॉइसेस मांगता है अमेज़न, तो अगर आपका अकाउंट उन सस्पेंशन से आगे आ चुका है तो आप रिटेल आर्बिट्राज कर सकते हैं। सो कंटिन्यू करें आप, आई थिंक इस और क्वेश्चंस के अंदर के साथ आप। अच्छा सर, इसी में ये है कि अगर मैंने अकाउंट सैम्स के साथ B2B खोला हुआ है फिर भी मैं नहीं कर सकता? नहीं, देखें वो जिस तरह से कॉस्ट को भी कुछ अकाउंट्स होलसेल अकाउंट्स अलाउ करता है, ओपन करता है, और आप इसी तरह से अगर तो B2B एज अ होलसेलर, अब देखें अब रिटेल और होलसेल में डिफरेंस आ गया। आपने एज अ बिजनेस उनके साथ अकाउंट खोला हुआ है और वो ये आपकी इनवॉइस दे रहा है। एक इनवॉइस होती है और एक रिसीट होती है। रिटेल रिसीट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, इनवॉइसेस आर। सेम कंपनी अगर आपको इनवॉइस इशू कर रही है तो हाँ अमेज़न इसको एक्सेप्ट कर लेगा, हायर चांसेस। लेकिन अगर आप रिटेल रिसिप्ट देते हैं, रिटेल रिसिप्ट को अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता। थैंक यू सर। अच्छा सर, इसी के अंदर जो नए अकाउंट और पुराने अकाउंट की बात हुई, मेरे पास जो अकाउंट है वो यूएस का है और उसको 8 माह हो गए हैं, लेकिन उस पर ट्रांजैक्शन कोई नहीं हुई, तो ये नया अकाउंट है। अच्छा, वो स्टिल नया अकाउंट है। जी जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर जो अकाउंट है वो जो मामू की जो मेन एलएलसी है उसी पे उन्होंने अकाउंट बना के दे दिया मुझे, उनका जो अपना बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस जो कर रहे हैं, उसी पे उन्होंने अकाउंट बना दिया। तो क्वेश्चन था कि इसमें कोई आगे हार्म तो नहीं होगा उनके अपने बिजनेस को? नहीं, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं है जी। ठीक है हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। जी, नुमान ज़करिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा एक क्लाइंट है यूएसए का। बेसिकली उसने क्या किया, अमेज़न से ही, ब्रांड से ही उसने 100 यूनिट्स खरीदे और 100 यूनिट्स खरीद के 50 यूनिट्स उसने एफपीए होलसेल के अंदर बेच दिए और साथ में टू करके चिपक गया। और अब अमेज़न ने उसकी जो लिस्टिंग है वो सस्पेंड कर दी। अब हमारे पास जो इनवॉइसेस है वो अमेज़न की रिसीट है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप ऑथराइजेशन लेटर दें। अब हमने ब्रांड से भी कांटेक्ट किया है, अपोलॉजी भी की है कि आप हमें कम से कम ये इन्वेंटरी जो है वो सेल करने की इजाजत दे दें, हमें नहीं आइडिया था। अब वो रिजेक्ट कर रहे हैं, वो कहते कि नहीं। अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास थी कि हम इसको फिर ऑर्डर रिमूवल करके अपनी इन्वेंटरी को वापस रिकॉल करें। अब अमेज़न वो भी नहीं हमें बनाने दे रहा। देखें, ये क्लासिक एग्जांपल है जब आप ब्रांड की ऑथराइजेशन लिए बगैर आप उस ब्रांड को सेल करते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स काफी सीरियस होते हैं अपने आईपी एसेट्स को लेकर और वो आपको अलाउ नहीं करते। देखें, उस पर मल्टीपल रीजंस है वो क्यों अलाउ नहीं करते, मैं उस डिटेल पे नहीं जाता अभी। लेकिन ये है कि अब ये एक ऐसा केस है कि अभी आप उस ब्रांड के बिल्कुल लिटरली वो कहते हैं ना, हाथ पांव पड़ सकते हैं। अपने कह सकते हैं कि हमें नहीं पता था और हम बिल्कुल नए थे और हमें लगा कि हम यहाँ से आप अलाउ करते हैं, और आपने कोई कांटेक्ट तो नहीं किया था उनको पहले?
आपने नुमान उनको कोई कांटेक्ट किया था पहले? नहीं सर, कांटेक्ट नहीं किया। बेसिकली मेरा क्लाइंट था, जब वो फंस गया तो तब मेरे पास वो आया। तो अब वो कहते हैं कि कम से कम मेरी इन्वेंट्री को जो है ना वो मंगवा दो, क्योंकि अमेज़न वो इन्वेंट्री भी रिकॉल नहीं देखिए, करती। अमेज़न तो बहुत मुश्किल है देगा। उसका रीजन ये है कि अमेज़न ने तो आपको सस्पेक्ट किया है कि आप काउंटरफीट आइटम सेल कर रहे हैं, तो वो आपको क्यों देगा? वो नहीं देगा, वो आइटम्स नहीं देगा। वो जो काउंटरफीट आइटम्स के साथ करता है, वो कहता है कि मैं उनको डैमेज कर देता हूँ, उनको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, वो वही करेगा उनके साथ। सही है। तो वो तो नहीं देगा आपको अनलेस आप उस ब्रांड के साथ कोई डील बनाए, उनसे कोई इस तरह से उनके साथ कुछ ऐसा आप अग्री करें कि जी हम आइंदा नहीं करेंगे और हमें ये हमारा स्टॉक फंस गया है और हम बहुत स्मॉल बिजनेस हैं और कोविड की वजह से हमें इश्यूज चल रहे हैं, ये सारे आप बस अब रोना धोना कर सकते हैं उनके साथ, आप मजीद कुछ नहीं कर सकते आप। सर जस्ट यही ऑप्शन है? अब इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने ऑथराइजेशन नहीं ली थी उनसे। आपने अमेज़न टू अमेज़न आर्बिट्राज किया, जो ऑलरेडी एक रिस्की मॉडल है। अभी तो बस आप ब्रांड के साथ बात करें, अमेज़न तो नहीं देगा आपको। वो तो उसको जो काउंटरफीट आइटम्स के साथ करता है वो वही करेगा, क्योंकि अच्छा सर, कोई मोस्ट प्रोबेबली आप ब्लैक हैट मेथड है इसके अंदर जो हम यूज कर सकते हैं? सॉरी क्या? सर मैं कह रहा हूँ कि कोई ब्लैक हैट मेथड कि इसको रिजॉल्व किया जा सके किसी भी तरीके से, अगर इन केस ब्रांड जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा। देखिए, वो तो ब्लैक हैट मेथड तो देखिए हमें नहीं पता होता है, हम तो सीधे से लोग होते हैं, हम तो सीधा हमारा पूरा डिफाइंड प्रोसेस होता है उनको फॉलो करते हैं। लोग करते हैं, आई डोंट नो, बट हम लोग तो नहीं करते ब्लैक हैट मेथड। तो फिलहाल तो इसमें आपको यही कह सकते हैं कि आप ब्रांड के साथ कांटेक्ट करें अगेन एंड अगेन, और उनको वहां पे डिफरेंट लोगों से कांटेक्ट करें ब्रांड में, सेम पर्सन से ना करें। कॉल करें, ईमेल पे कम रिस्पॉन्स आता है, कॉल करें, उनको इन्वेंट्री की वैल्यू बताएं, उनको एटलीस्ट इनवॉइसेस दिखाएं, उनको बताएं कि ये इनवॉइसेस दिखें, अमेज़न से ली हुई हैं, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं। आप उनको इस तरह से एग्री करा सकते हैं कि एटलीस्ट आप मुझे एक लेटर दे दें या आप मुझे ऑथराइजेशन दे दें, सिर्फ इतनी क्वांटिटी की दे दें कि मैं इसको अमेज़न से रिमूव करवा दूं, क्योंकि मेरा पैसा फंसा हुआ है। मैं दोबारा आपकी लिस्टिंग पे आऊंगा भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये ऑथराइजेशन दे दें कि मैं ये इन्वेंट्री रिमूव करवा दूं। आप इस तरह से नेगोशिएट कर सकते हैं अभी ब्रांड के साथ। चलिए, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अली निसार, सॉरी। अली निसार, हेलो। चले नेक्स्ट पे जाते हैं। रहमान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोले रहमान। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो मेरे इन्वेस्टर कनाडा में एमपीएल करने जा रहे हैं। एमपीएल करने जा रहे हैं, मेरे इन्वेस्टर कनाडा में एमपीएल करने जा रहे हैं। दूसरा उनको और यूएस में होलसेल करना चाह रहे हैं। ओके। ठीक है, तो कहाँ पे आप समझते हैं कि एलएलसी दोनों जगह होनी चाहिए कि इस तरह बेहतर रहेगा? थोड़ा सा इस पे गाइड कर दें। देखिए, सेशन के स्टार्ट में भी रजी भाई ने इस चीज को एक्सप्लेन किया था, इसको काफी दफा एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखिए, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझे, एलएलसी यूएस में क्यों रिक्वायर्ड है। आई नो कनाडा और यूएस के कुछ आपस में टैक्स एग्रीमेंट्स हैं जिनकी वजह से वो लोग कुछ, आई थिंक एचएसटी कुछ एग्रीमेंट है ऐसा, जिसकी वजह से आप अगर कैनेडियन बिजनेस हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता यूएस में परचेजिंग के लिए, बट उसकी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। लेकिन यूएस एलएलसी का आपको फायदा क्या होगा? यूएस एलएलसी आपको क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि देखें, आपको एक आध ब्रांड के साथ काम नहीं करना, और बहुत सारे ब्रांड तो इनफैक्ट अगर आप आउट ऑफ स्टेट होते हैं तो भी आपके साथ काम नहीं करते। तो आउट ऑफ स्टेट इन अ सेंस कि अगर आप न्यूयॉर्क में हैं और वो लेट्स से टेक्सास या फ्लोरिडा में हैं, वो आपके साथ काम नहीं करेंगे।
तो आप तो आउट ऑफ कंट्री की बात कर रहे हैं। आउट ऑफ कंट्री में फिर ब्रांड्स के इश्यूज आ जाते हैं, उनको सप्लाई के अपनी सप्लाई मॉनिटर करनी होती है, मेंटेन रखनी होती है। उनके ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं दूसरी कंट्रीज में, उनको ये डर भी लगा रहता है कि आप कनाडा से ही परचेज कर रहे हैं, आप कनाडा भी भेज देंगे, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। और हर सप्लायर, हर ब्रांड आपसे ये क्वेश्चंस पूछेगा, आप बार बार उनको आंसर करते रहेंगे। तो आप अपना टाइम बचाएं और आप अपनी एलएलसी यूएस में खुलवाएं, और यूएस में एलएलसी के साथ जब आपको टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट वगैरह सब मिलेगा तो फिर आप वहां पे बिजनेस कर सकते हैं। और इसी वजह से वहां पे रिक्वायर्ड है एलएलसी, क्योंकि जब आप ब्रांड के साथ, जब आप B2B डीलिंग करने जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि आप अपना टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट दिखा दें, ताकि वो आपको टैक्स ना चार्ज। ठीक है, परफेक्ट। तो उसके लिए अच्छा, एक और क्वेश्चन है जी। जी बोले। जी बोले। अच्छा, मैं एक और ये था कि बैंक अकाउंट आप कह रहे थे क्रेडिट यूज करें यूएस के अंदर ना, तो कौन सा बैंक अकाउंट सही रहेगा? अगर हमारा कोई कनाडा में है जिस तरह इन्वेस्टर है, तो कौन सा बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और बेहतर रहेगा? देखिए, अगर तो कैनेडियन है और वो यूएस जा सकता है और हाई स्ट्रीट अकाउंट कोई भी खोल सकता है हाई स्ट्रीट बैंक में, तो फिर तो ठीक है। नहीं तो फिर आपको ऑनलाइन बैंक ही यूज करना पड़ेगा कोई, जैसे आई थिंक मर्करी है। कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? जी, आई थिंक मर्करी बैंक है। मैं हाई स्ट्रीट यूज करता हूँ, मैं तो बैंक ऑफ अमेरिका यूज करता हूँ, तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मर्करी बैंक है आई थिंक एक है। ठीक है रमन? ठीक है, ओके, थैंक यू। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया। जी शहबाज खान। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये मेरे कुछ सवालात हैं, उनमें से एक सवाल तो पहले ये कि एक मतलब सजेशन है, जैसे कि आपकी जो नए वीडियोस हैं होलसेल की, वीबीसी की, उसमें तो ये जी, होना जी। चाहिए कि वीबीसी की वीडियोस, जैसे हम पुराने लोग जो देख चुके हैं वीडियोस बहुत सारी, उन वीडियोस के अंदर ये होता है कि हम देखते हैं दोबारा उसे, तो ढूंढना पड़ता है कि वो पॉइंट कहाँ था जो मुझे जानना है। तो उस पॉइंट को या तो उसकी वीडियोस के ऊपर कुछ इस तरह से लिखा हुआ हो कि अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर ये वीडियो के अंदर था जो मैं चीज़ जाननी है। जैसे मुझे कोई कॉस्ट वगैरह से रिलेटेड डिटेल्स हैं, जैसे आपने पूरे क्राइटेरिया समझाया था कि किस तरह आपने पॉइंट्स निकालने हैं, किस तरह प्रोडक्ट को ढूंढना है, तो वो चीज़ें ज़रा यहाँ पर मेंशन हो ना कि वीडियोस के अंदर कि इस वीडियो में ये मेंशन है, हम इजीली उसको ट्रैक कर सकें, तो पूरी वीडियोस ना देखनी पड़े या पूरा चेक ना करना पड़े। ये एक ऐसा सजेशन के तौर पर मैं कहना चाह रहा हूँ। जी, थैंक यू फॉर सजेशन। तो आप विद इन द वीडियो बात कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि जैसे एक वीडियो है, उस वीडियो में एक पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ पे है, कौन से मिनट में है, उसकी आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मुझे एक पॉइंट है, जैसे जानना था कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कॉस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड है, जैसे कि अमेज़न की सेल्स टैक्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें थी, जो एक जगह बताई गई थी मिस्टर रज़ी साहब ने, तो वो मुझे देखनी थी, वो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ वो किस जगह पर है, कौन सी वीडियो में थी, वो मैं जानना था लेकिन नहीं जान पा रहा। तो मुझे एक सामने एक चीज़ आई थी, मैंने कहा आपको बता दूँ इस बारे में। जी ठीक है, थैंक यू। उसको डेफिनेटली हम टीम से डिस्कस कर लेंगे इफ इट्स पॉसिबल। जब तक के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अभी जो वीबीसी न्यू वीबीसी आया है, उसमें नोट्स का सेक्शन होता है वीडियो के नीचे। वो नोट्स आपकी अपनी रेफरेंस के लिए होते हैं। आप जब वीडियो देख रहे हैं और आपको लगे कि ये काम की चीज है, आप वहां पे वो नोट और उसके जो पर्टिकुलर टाइम है वो नोट करके वहां पे आप लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, तो वो आपको फ्यूचर के रेफरेंस के लिए काम आएगा। ये हो जाएगा। और दूसरा मेरा एक सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर हम कंपनी क्रिएट कर नहीं कर, अगर ऑस्ट्रेलिया का इशू है, माजर चाहूँ पीछे बच्चे की आवाज़ आ रही है, सॉरी, कंपनी जो है वो क्रिएट अगर नहीं करता ऑस्ट्रेलिया में, तो कोई इशू है अगर मुझे होलसेल करना है ऑस्ट्रेलिया? सॉरी शहबाज, आप प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट करिए। मेरा ये है कि ऑस्ट्रेलिया में मुझे करना है होलसेल, ठीक है, तो मैं कंपनी अगर नहीं क्रिएट करता, क्योंकि वहाँ पे कंपनी ही जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट $3,500 है, तो वहाँ पर अगर हम होलसेल करना चाहें इंडिविजुअल बेसिस पे, तो इज इट पॉसिबल कि वहाँ किया जा सकता है? देखिए, इंडिविजुअल बेसिस पे आई डोंट नो कि ऑस्ट्रेलिया में टैक्सेशन कैसे वर्क करता है। वो सेल्स टैक्स को एग्जेम्प्ट करते हैं B2B परचेजेस में, या वो वैट का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं।
I'm not really sure for you Australian market. क्योंकि जहाँ तक मेरे पास डिटेल्स हैं उसकी वो ये है कि ABN या TFN रिक्वायर्ड होता है उनको। जी ABN नंबर होता है, टैक्स आईडी जो होती है ना उनको इशू की जाती है ऑस्ट्रेलियंस को, तो एज एन इंडिविजुअल वो उनको इशू कर देते हैं और वो वहाँ पे सेल कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट मार्केट्स में। लेकिन जो इशू मेरा रहा था, मेरे जहन में एक सवाल था कि ये विदाउट हम कंपनी क्रिएशन, क्योंकि बंदा वो कह रहा है कि वो वहाँ पे रहने वाला है, रिहायशी है, मेरा टैक्स आईडी पे हम काम कर सकते हैं, उसने बड़ा श्योरिटी के साथ मुझे ये बात कही। मैंने कहा ठीक है, मैं फिर भी फर्दर अपनी तरफ से कंफर्म कर लेता हूँ। वो क्लाइंट एज अ क्लाइंट मेरे साथ काम करना चाह रहा है और मैं उसको पे करना चाह रहा हूँ, मतलब वो मुझे पे करना चाह रहा है काम के लिए, तो मैं उसके साथ जाऊँ या ना? देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूंगा जी सिकंदर, मैं आपकी इस वाली बात काटूंगा। एक्चुअली अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अगर कर रहे हैं ना होलसेल, अमेजोन पे मत जाएं आप प्लीज। उसकी रीजन ये है कि अमेजोन की जो मार्केट है, होलसेल मार्केट फॉर ऑस्ट्रेलिया इज नॉट वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ईबे बहुत अच्छा है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसके अंदर जो स्टूडेंट्स अगर होलसेल के अंदर गए हैं अमेजोन में, उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ना ही वो पीएल के अंदर इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, ना ही वो होलसेल के अंदर। सो रिकमेंडेड मार्केट्स जो हैं होलसेल करने के लिए वो जर्मनी, कनाडा, यूके और यूएस है। तो आप ईबे चेक कर लें, वहां पर वो ज्यादा बेहतर है, वो आप इंडिविजुअली कर भी सकते हैं वहां से। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा एक और क्वेश्चन था, ठीक है, ये तो आपने क्लियर कर दिया, बहुत शुक्रिया। ये दूसरा ये कि सेल्स टैक्स वगैरह की कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ पूछना था। अमेजोन सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन हम कॉस्ट शीट में एंटर करते थे, वो अमेजोन सेल्स टैक्स की कॉस्ट वहाँ पे ऐड करते थे जब फुलफिलमेंट फी और रेफरल फी डालते हैं। ये एक शीट आपने क्रिएट की थी पहले, तो उससे रिलेटेड मुझे मालूम करना था कि वो ऐड करें या ना करें। अच्छा, एक चीज बता दूं कि सेल्स टैक्स तो हम ऐड नहीं करते। देखें, सेल्स टैक्स तो हम चार्ज करते हैं, हम पे नहीं करते। वो यूके की आपने मेरी वीडियो देखी होगी, उसके अंदर होता है ऐसे है कि आप क्या करते हैं कि वीएटी जो है वो आप पे करते हैं और अगर आपने क्लेम करना होता है वो आप ऐड करते हैं। सेल्स टैक्स तो क्या होता है कि हम एग्जेम्प्ट हो जाते हैं इन द स्टार्ट अपना रीसेल सर्टिफिकेट या सेलर परमिट दिखा के, उसके बाद हम सेल्स टैक्स जो है इन द एंड चार्ज करते हैं और वो हम खुद जमा नहीं करवाते। अब होता है ऐसे है कि जब आप सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हैं तो आप अमेजोन के ऊपर अपनी सेल्स टैक्स आईडी डाल देते हैं। अमेजोन आपके बिहाफ के ऊपर कस्टमर्स को डिफरेंट स्टेट के हिसाब से, हर स्टेट की, फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है, ये वॉच है या एक क्लोथिंग है, अब कैलिफोर्निया के अंदर क्लोथिंग का जो $110 से कम के नीचे, $110 से नीचे क्लोथिंग के ऊपर टैक्स नहीं है। तो अगर कैलिफोर्निया का कस्टमर आता है और वो आइटम खरीदता है तो वो टैक्स पे नहीं करेगा, टैक्सेस वाला पे करेगा। अब अमेजोन जो है वो उस हिसाब से, सारी स्टेट के हिसाब से, प्रोडक्ट टैक्स कोड के हिसाब से, जब आप कोई भी प्रोडक्ट इंटर करते हैं तो आपके वहां पर नीचे प्राइसेस से नीचे ऑप्शन आ जाता है प्रोडक्ट टैक्स कोड का। अगर आप वहां पर प्रोडक्ट टैक्स कोड इंटर नहीं करते तो वहां आप अपने टैक्सेशन के प्रोग्राम में जाके, अगर आप वो वीडियोस देखें अभी जो हमने अपलोड किए हैं, मैंने और सिकंदर ने, तो वहां पर एक्चुअली ऐसे है कि आप जनरल टैक्स सेटिंग्स सेलेक्ट कर सकते हैं और अमेजोन हर स्टेट में जनरली जो है वो आप हर स्टेट के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से वो प्रोडक्ट के लिए टैक्स खुद ही कैलकुलेट करेगा और खुद ही रिमिट करेगा। तो वो आपका वो पेन नहीं है, आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे शीट के अंदर। ठीक है, उस शीट में मैं ऐड चाहता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दूसरा एक और सवाल है, माफ़ी चाहूँगा, सवाल कुछ तो ज़्यादा थे लेकिन मैं कुछ कम पूछूंगा, ज़्यादा नहीं। फ़ोन नंबर का अगर मुझे ब्रांड्स वगैरह को कॉल करनी है अप्रूवल के लिए, तो मैं किसी भी कंट्री के कोड से, जैसे अगर मैं यूएस में बेचना चाह रहा हूँ तो मैं यूके के नंबर से कॉल कर लूँ या मुझे यूएस का ही नंबर लेना ज़रूरी है? नहीं, आप बिल्कुल यूएस का ही नंबर लें। इनफैक्ट कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि अगर आप एक स्टेट के नंबर से कॉल कर रहे हैं तो, और आप उन्हें कहते हैं कि मेरा बिजनेस लेट से टेक्सास में, आप कॉल कर रहे हैं फ्लोरिडा के नंबर से, क्योंकि कोड होता है हर स्टेट का एक, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने कॉल तो की है मुझे फ्लोरिडा से, लेकिन आप का बिजनेस टेक्सास में, वो इस वजह से आपको ये नहीं कहता कि मैं अकाउंट नहीं दूंगा, बट वो थोड़ा सा एक स्केप्टिकल हो जाते हैं।
तो आप बिल्कुल यूएस का ही नंबर यूज करेंगे, क्योंकि वो नंबर बार बार आपको यूज करना होगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स पे कॉल बैक के लिए। तो वो अगर उनके कस्टमर सर्विस वाले या अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट जब कॉल करता है वेरिफिकेशन के लिए, तो वो यूके के नंबर पे कॉल नहीं करेगा। तो आपको यूएस का नंबर तो एनीवे रिक्वायर्ड ही है, तो आप यूएस का नंबर ले लें। ठीक। और एक ये था कि ब्रांड की जो प्राइस लिस्ट आती है, ये तीसरा पॉइंट जो रवि साहब ने बताया था कि प्राइस लिस्ट आने के बाद हम नेगोशिएशन का भी एक प्रोसेस होता है कि अगर हम ब्रांड के प्रोडक्ट्स चेक करते हैं और हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं, मगर वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो कॉस्ट जो है ना उसकी आपसे $2 या $3 वो आपसे ज़्यादा ले रहा है, यानी कि वो लगाने के बाद आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं बन रहा जितना हमने स्टार्ट में सोचा होता है। जो ब्रांड की प्राइस लिस्ट आती है तो उसमें हमें लगता है कि यार अब हम ऐड करते हैं तो वो आपकी कैलकुलेशन डगमगा जाती है ना, समझ नहीं पा रहे होते कि कितनी होनी चाहिए। उसमें हम 2%, $2, $3 ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो वहाँ से हम नेगोशिएशन करें, अगर करते हैं तो क्या प्रोसेस रखें, या ब्रांड इस तरह से हमसे कम्युनिकेट करेगा? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपने एक शीट जो रजी भाई ने शीट दी थी वो आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उसमें जब आप प्रेप और शिपमेंट की कॉस्ट डालते हैं तो उसके बाद वो आइटम प्रॉफिटेबल नहीं रहता, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास एक शीट मतलब आई हुई है, ब्रांड अप्रूवल मिल चुका है मुझे यूएस में। अब उसमें 2-4 प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो मैं देखना चाह रहा था, तो उसमें तकरीबन $2 से $3 का फर्क आ रहा है, $2-2.5 का फर्क आ रहा है। अगर वो कम हो जाए प्राइस तो मैं बेच सकता हूँ। देखिए, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले 2 तरीके से आप ये देखें कि आप अपनी प्रेप कॉस्ट कैसे कम से कम कर सकते हैं, थोड़ा प्रेप कॉस्ट पे वर्क करें। ये वो चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है, इस पे आप वर्क करके कोई पॉसिबल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरा, आप इस पे ये कर सकते हैं कि आप शिपमेंट पे देखें, जब आप एसपीडी या स्मॉल पार्सल डिलीवरी करते हैं तो आपकी शिपमेंट कॉस्ट यूजुअली हायर होती है। आप कोशिश करें कि आप एलटीएल की तरफ जाएं, बीबीसी में वीडियो है जिसमें लाइव केस स्टडी में दिखाया भी है कि कितना डिफरेंस आता है कॉस्ट में, तो आप उस तरफ देख लें। फिर उसके बाद अब ये 2 तो फैक्टर्स हो गए जो आपके कंट्रोल में हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपने ब्रांड के साथ कांटेक्ट करें और उनको बताएं कि आपको ये इशू आ रहा है, ये पर्टिकुलर इशू आ रहा है, ये आइटम अभी आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रह रहा। तो अभी इसमें आप उनसे थोड़ा डिस्काउंट की बात करें, सोर्सिंग पे बात करें। देखिए, होलसेल में अगर आप सोर्सिंग का जो आर्ट है या जो गुर है वो सीख कर, तो फिर होलसेल में आप बहुत आगे चले जाएंगे। सोर्सिंग इज द की। अब वो ऐसी चीज है कि कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी नहीं होती उसकी, आपको बस निगोशिएशंस करनी होती हैं, थोड़ा आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, रिलेशंस बिल्ड करने पड़ते हैं। आपको हो सकता है स्टार्ट में कुछ आइटम्स ब्रेक इवन पे भी सेल करने पड़े। आप ये देखें कि अगर एक ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हैं और आपने उसका कभी ₹1 का भी कुछ आइटम नहीं सेल किया, वो आपको क्यों इंटरेस्टेड होगा डिस्काउंट देने में? आप एटलीस्ट उनके साथ काम करें, आपका ऑर्डर स्मूथ जाता है, आपकी पेमेंट में इशू नहीं आता, आपकी कंप्लेंट्स नहीं आती, रिटर्न्स नहीं आती, तो वो भी आपको गुड बुक्स में डालेगा। उसके बाद आप उसको उससे बात कर सकेंगे कि जी आप मुझे डिस्काउंट दें, मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं। तो उसको पता होगा कि आपने ऑलरेडी एक बिजनेस किया है उसके साथ और आप में पोटेंशियल है मजीद बिजनेस का, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपको कंसिडर करे फॉर फर्दर डिस्काउंट्स। इसके अलावा एक और ऑप्शन आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि आप देखें कि क्या उस आइटम को आप डायरेक्टली अमेज़ॉन बेच सकते हैं, तो आपकी शिपमेंट कॉस्ट वहाँ पे थोड़ी कम हो सकती है कि आप अमेज़ॉन की शिपमेंट यूज करेंगे और वो डायरेक्ट सप्लायर से अमेज़ॉन जा रही है, तो वो आप देख लें। कुछ FNSKU, कुछ आइटम्स पे आपको FNSKU लगाने नहीं पड़ते, तो उसको एक्सप्लोर कर लें। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप इनको एक्सप्लोर करके देखें कि आप यहाँ पे कॉस्ट सेविंग हो सकती है आपको। ठीक है, तो ऑप्शंस में अप्लाई करते हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पे मुझे ऑप्शन लगाना ही पड़ेगा, प्रेप सेंटर की तरफ जाना ही होगा। उसकी वजह ये है कि वो डायरेक्टली अमेज़ॉन पे नहीं भिजवा रहे प्रोडक्ट। एक तो ये होता है कि वो डायरेक्टली जो है वो भिजवा देते हैं नॉर्मली ना, कि आप शिपमेंट आपकी पहुँचा देते हैं अमेज़ॉन तक, बट वो नहीं पहुँचा रहे हैं। तो इसके लिए मुझे प्रेप सेंटर का इस्तेमाल तो करना ही होगा, तो उसमें फिर शिपमेंट कॉस्ट वगैरह भी आनी है। नहीं, देखें ऐसा नहीं है, वो अमेज़ॉन पे नहीं देते, इट्स ओके, वो नहीं भिजवा रहे, आप भिजवा दें। आप कैसे करेंगे? आप देखेंगे कि एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे प्रेप कितनी रिक्वायर्ड है। अगर वो ग्लास का आइटम है और उस पर बबल रैप रिक्वायर्ड है, तो फिर तो आपको भेजना ही है उसको प्रेप सेंटर। लेकिन अगर वो एक सिंपल एक ऐसा
प्रोडक्ट है, आई डोंट नो, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट है, और फॉर एग्जांपल वो एक इस तरह का सैशे है कोई टी का और ऐसा है कुछ, आप उसको इसका पैक है तो आप उसको डायरेक्ट अमेजोन भिजवाएं। आप शिपमेंट बनाएंगे अमेजोन से और आप ब्रांड को कहेंगे कि मेरा कैरियर आएगा पिक करने, और आप उसको शिपिंग और बॉक्स लेबल सेंड करेंगे, और BOL अगर आप यूपीएस से भिजवा रहे हैं तो वो यूपीएस को ड्रॉप कर देंगे। यूजुअली इनके पास डेली बेसिस पे यूपीएस वाले आ रहे होते हैं, वरना आप यूपीएस से पिकअप अरेंज कराएंगे। तो वो इस वजह से खुद डिलीवर नहीं करते, क्योंकि अगर वो एज अ ब्रांड जाके अमेजोन पे डिलीवर करेंगे तो उनको डिलीवरी की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसको शेड्यूल करना पड़ता है, जिसकी वजह से जिसको वो लोग अवॉइड करते हैं। सही, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और बस एक और लास्ट क्वेश्चन है बस। अच्छा, पूछे। लास्ट क्वेश्चन ये था कि शिपमेंट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए अमेजोन की, कि कितनी कॉस्ट हम उसको रखें कैलकुलेट करते हुए? देखिए, कुछ एक ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन यूजुअली अगर आप SPD यानी कि UPS या FedEx और ऐसे यूज करते हैं तो उसमें 35 to 50 सेंट्स की कॉस्ट आती है। ये एक पर LB 35 to 50 सेंट्स कॉस्ट आती है पर LB। ठीक है जी, ठीक है, चलो, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी। R अहमद। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सिकंदर भाई, अच्छा मैंने ना कुछ दिन पहले रजी भाई को मैसेज किया था, रजी भाई को याद आ जाएगा। अच्छा, मैंने एक पैलेट शिपमेंट की थी US से, तो हमने वीडियो भी देखी थी, हमें आइडिया नहीं था कि पैलेट शिपमेंट जो होती है उसमें बॉक्स की रिक्वायरमेंट वही हमने फॉलो करनी होती है जो अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो क्योंकि वो हमारे सप्लायर ने डायरेक्ट पैलेट भेज दिया अमेजोन को, हमें तो नहीं आइडिया था कि वो बॉक्स कितने होंगे, ना ही अमेजोन ने पूछा। लेकिन वो बॉक्सेस लेंथ में ना 29 इंच थे, और वो बॉक्स थे भी कोई 24 टोटल थे। तो डिलीवरी जब चलेगी तो अमेजोन ने उसमें ना हमें नोटिफाई कर दिया कि वो पर बॉक्स 25 पाउंड चार्ज करेंगे, क्योंकि बॉक्स पड़े हैं। अब रजी भाई से बात हुई थी, रजी भाई ने कहा था कि वो वापस मंगवा लो। अब मैंने वापस जब रिमूवल ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ तो उसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा, वो सारे उसने ट्रांसफर में डाले हुए हैं, FC ट्रांसफर में। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, अब हम उसी जगह पे स्टक हैं। पहले तो वो हमें अब नई प्रोडक्ट भेजने के लिए ना नया शिपिंग प्लान नहीं बनाने दे रहे थे, फिर मैंने वो डिस्प्यूट में डाल दिए सारे। तो अब शिपिंग प्लान तो बन रहा है, लेकिन अभी वो स्टिल डिस्प्यूट में है, तो वापस भी नहीं। देखिए, ये अमेजोन ने अभी रिसेंटली अपनी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें ओवरसाइज बॉक्सेस पर उसने $25 चार्ज करना स्टार्ट किए, और वो भी हर एक को नहीं कर रहा था। अब आई थिंक आपको जैसे उन्होंने किया तो शायद सबको रेज पे चार्ज करना शुरू कर दिया। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अमेजोन के साथ केस ओपन करें और उन्हें बताएं कि आपको ये चीज पता नहीं थी, आप न्यू सेलर, अगर आप न्यू सेलर हैं तो आप बताएं कि आप न्यू सेलर हैं, आपको ये चीज कम्युनिकेटेड नहीं थी, पता नहीं थी, और उसकी वजह से आप इतनी कॉस्ट नहीं पे कर सकते। तो आप उनको बोलें कि हम नेक्स्ट टाइम इसको कंसिडर करेंगे, और अभी इस कॉस्ट का आप मुझे वेवर दे दें। आपको मल्टीपल केसेस ओपन करने पड़ेंगे, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आपको वेवर मिल जाए इस कॉस्ट की, क्योंकि अभी एक काइंड ऑफ न्यू डेवलपमेंट ही है, तो आपको उस पर पॉसिबिलिटी है कि वेवर मिल सके। इसके अलावा FC ट्रांसफर में है, इस वजह से वो आपको रिमूवल ऑर्डर नहीं दे रहा, तो आपको जब तक वो अवेलेबल नहीं हो जाते आपको रिमूवल ऑर्डर का वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, और जब वो अवेलेबल हो जाएगा तो उसके बाद आई डोंट नो कि आपको रिमूवल ऑर्डर क्यों कराना है, फिर तो आपने उसको बेचना ही होगा। तो वो इसलिए करवाना है कि अगर उन्होंने $25 चार्ज किए तो वो टोटल $600 बनता है। जी वो तो कॉस्ट से भी बढ़ जाता है, तो टू मच हो जाता है, इसलिए फिर हम उसको नहीं अफोर्ड कर सकते। नहीं, तो फिर आप तो रिमूवल करा के फिर आपने क्या सोचा है, फिर आप क्या करेंगे उसको, आप क्या उसको कहीं और से विद इन लिमिट्स करके दोबारा भेजेंगे फिर उसको, यानी कि छोटे बॉक्स में भेजेंगे। बट क्या जब तक इनबाउंड हो जाएगी
तक अमेजोन ने ऑलरेडी चार्ज कर दिया ना आपको, आप तो कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा था एक्नॉलेज करें, मैंने एक्नॉलेज नहीं किया था, मैंने उसको डिस्प्यूट में डाल दिया। हाँ ठीक है, आप डिस्प्यूट में डालें उनको, आप उनके साथ केस ओपन करें, और एक काम करें, आपका अगर कोई यूएस में मामू है, नहीं तो अदरवाइज आपके पास यूएस का नंबर है, तो आप केस ओपन करें, और जब आप केस ओपन करेंगे तो ईमेल की जगह कॉल का ऑप्शन होता है, आप कॉल करवाएं, कॉल उसी वक्त आती है, आप उनको एक्सप्लेन करें, उन्हें बताएं, आप पहले तो बताएं आप न्यू सेलर हैं या आपकी हिस्ट्री है उस अकाउंट की सेलिंग की? ये अबाउट 6 मंथ ओल्ड अकाउंट है। ठीक है, तो आप उन्हें बोलेंगे, ये ओवरसाइज बॉक्सेस वाला दूसरा है मतलब। ठीक है, तो आप उन्हें बोलें कि आप काइंड ऑफ न्यू सेलर हैं आपकी, और आप स्मॉल सेलर हैं, और आपकी ये कॉस्ट आप इतनी बेयर नहीं कर सकते, तो आपको इस पे वेवर चाहिए। तो आप उन्हें बोलें कि आप अमेजोन को आप 2 ऑप्शन दे दें कि या तो आप मुझे इस आइटम के रिमूवल का अलाउ कर दें, या फिर आप ये फी मुझे वेव कर दें, और नेक्स्ट टाइम के लिए मैं आपको एक्नॉलेजमेंट दे देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम के लिए मैं इन बॉक्सेस की जो लिमिट है उसको कंसिडर करूंगा, और अमेजोन के रिकमेंडेड जो साइजेस हैं उससे अबव नहीं जाऊंगा। आप कॉल करवाएं, कॉल का यूजुअली मैंने देखा है कि सोल्यूशन जल्दी निकल आता है एज कम्पेयर टू ईमेल्स या जो नॉन वर्बल केसेस होते हैं। मैंने ये जो 2 केस ऑलरेडी ओपन किए थे, सेम कॉल का नहीं ऑप्शन था, तो उन दोनों में ना उन्होंने मुझे यही फॉरवर्ड किया, यही उन्होंने रिप्लाई किया कि आपका केस फॉरवर्ड कर दिया हमने इन्वेंट्री वाली टीम को। तो वो आपसे आप ओपन केस पे जाएं, आप ओपन केस पे जाएं, वहां पे वो रीजन पूछता है कि आपके केस का क्या रीजन है, तो आप कुछ अदर सेलेक्ट करें, और अदर में जाके वो आपको कहता है ना कि आप सेलेक्ट करें कि आपका इशू कौन सा वाला, शिपिंग वाला, नॉन शिपिंग वाला, तो आप अदर सेलेक्ट करेंगे, अदर के बाद भी फिर नीचे और आएगा, एक और अदर आता है, और वहां पे जाके आप सिर्फ मतलब अदर वाली कैटेगरी को सेलेक्ट कर करके फिर वहां पे अपना केस ब्रीफली एक्सप्लेन करें और कॉल करवाएं, वहां से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप कॉल करवाएं, आप नया केस चाहे तो ना ओपन करें, लेकिन आप कॉल करवाएं और उनको केसेस के रेफरेंस दें जिससे आप फोन पे बात करें, उनको बताएं कि ये मेरे केस आईडी नंबर है, और यूजुअली वो आपके दोनों केसेस को मर्ज कर देगा, क्योंकि आपने 2 केसेस ओपन किए हुए, तो वो दोनों को मर्ज कर देगा, लेकिन जिससे आप बात कर रहे हैं उससे पॉसिबिलिटी है कि आपका सोल्यूशन जल्दी निकल आएगा। ठीक, अच्छा, ठीक है। वन मोर थिंग, मैंने टैक्स से रिलेटेड, तो टैक्स की सेटिंग हमने वैसे की हुई है जैसे आपने वो एक्सप्लेन किया था। अब अमेज़न हमें तो नहीं आइडिया, क्योंकि 1 बाय 1 सेल देखनी पड़ेगी किस स्टेट में हमारी सेल हो रही है, हम तो एक ही स्टेट में रजिस्टर्ड हैं। तो जब हम टैक्स रिटर्न्स जमा करवाएंगे यूएस में, तो उसमें हमारी कुछ जाहिर है कुछ उन 9 स्टेट्स में भी सेल हुई होंगी जहाँ पे वो न्यूयॉर्क का या हमारी स्टेट का टैक्स आईडी वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम उनको किस तरह मैनेज करेंगे? देखें, उसमें अभी यह है कि मैं तो ये करता हूँ कि मैं अपने जो सेल्स की हिस्ट्री होती है वो पूरी उस अकाउंटेंट को दे देता हूँ, तो वो टैक्स भी बता रहा होता है कि कितना टैक्स ड्यू है, किस स्टेट में कितना टैक्स ड्यू है, या किस स्टेट में कितना टैक्स चार्ज हुआ है। आपकी सेल्स की डिटेल रिपोर्ट्स में जाके आप देखेंगे तो, लेकिन स्टिल मैं उसको 0 ही फाइल कर रहा हूँ फिलहाल, और मुझे कोई इशू नहीं आया है, तो हम लोग उसको 0 पे फाइल करते हैं और हमें इशू नहीं आया है कोई भी। 0 में अमेज़न अमाउंट, जो अमेज़न की अमाउंट पूछते हैं वो वहाँ पे जो टोटल अमेज़न ने सबमिट किया था वो टोटल अमाउंट लिख देते हैं। जब वो टैक्स फाइलिंग के वक्त जब वो पूछते हैं कि आपने कितना कलेक्ट किया है, तो हमने कोई कलेक्ट नहीं किया, इस वजह से हम 0 कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको वो टैक्स में जो वो रजी भाई की वीडियो है वो देखें आप, उसमें वो आपको एक टैक्स सेटिंग्स में जाके सेलेक्ट करना पड़ता है, जनरल, वो आपको करना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं करेंगे बस ठीक है, तो फिर उसके बाद आप अपने अकाउंटेंट से डिस्कस कर लें। यूजुअली अकाउंटेंट्स को आइडिया नहीं होता, लेकिन आप अकाउंटेंट से डिस्कस कर लें कि आप मार्केट प्लेस सेलर हैं, आपके पास टैक्स अमाउंट नहीं आती, और आप इसी तरह से उसकी वो फाइलिंग जो करेगा, मैं इसी तरह से करवा रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं आया। मैं खुद ही करता होता हूँ। अच्छा, लास्ट दफा किया था, लेकिन उस टाइम सेल बिल्कुल नहीं थी, अकाउंट एक्टिव नहीं था। अभी सेल हो गई है इस क्वार्टर में। ओके ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, मैं यूके में भी कर रहा हूँ होलसेल, और यहाँ पे ना मेरा एक दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है, उसने किया था, टोटली वो किसी और ग्रुप को फॉलो कर रहा है, गौरव के ग्रुप।
और वो टोटली रिटेल आर्बिट्राज और ऑन आर्बिट्राज कर रहा है सिर्फ जी जी 2 मॉडल पे, और विद इन 6 वीक उसकी ना सेल 10,000 पे चलेगी। ठीक है। और उसके पास कोई रसीद नहीं, कोई इनवॉइस नहीं है, टोटली रिसीट है। और एक दफा अमेजोन ने उससे रसीदें मांगी भी हैं, और उसने इनवॉइस मांगी और उसने रसीद दे दी है, और अमेजोन ने एक्सेप्ट कर ली है नया अकाउंट। तो ये अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अमेजोन रसीट्स एक्सेप्ट कर रहा है। देखें अमेजोन पे रिसीट्स यूके में कर रहा है वो, राइट? जी जी हाँ, यूके में ये जी यूके में मैंने भी कुछ लोगों का ऐसे केस सुने हैं जो जिसमें अमेजोन ने रिसीट्स को एक्सेप्ट कर लिया है, रिटेलर्स की रिसीट्स को एक्सेप्ट किया है अमेजोन ने। लेकिन वो अगेन आई डोंट नो, ये रिटेल आर्बिट्राज और ऑनलाइन आर्बिट्राज, इसमें रिस्क तो एनीवे रहता ही है कि एक तो बिजनेस के स्केलेबिलिटी का रिस्क होता है। आप डेली सुबह उठ के स्टोर्स में घूम रहे होते हैं और आपको आइटम ढूंढने होते हैं जिसको आप सेल कर सकें। अब 10,000 की अगर इसकी सेल हो गई है, लोग काफी उसको स्केल कर देते हैं, आई नो, लेकिन उसमें हमेशा यही है कि आपको वो रिपीटेटिव वो आइटम्स नहीं मिलते। यूजुअली यही होता है, आपको रिपीटेटिव वही आइटम्स नहीं मिलते। और एक दफा अगर अमेजोन ने एक पर्टिकुलर ब्रांड पे रिसीट पे एग्री कर लिया, वी डोंट नो कि नेक्स्ट टाइम किस तरह का इश्यूज को आएगा। उसको आईपी क्लेम आएगा, उसको इनवॉइस ही अमेजोन मांगेगा, या जैसे अभी किसी ने डिस्कस किया था कि उनकी लिस्टिंग रिमूव कर दी है और अमेजोन उन्होंने भी रिटेल आर्बिट्राज ही किया था, नहीं उन्होंने अमेजोन टू अमेजोन आर्बिट्राज किया था। तो ये इश्यूज हैं, ये रिस्क है, ये इन्वॉल्व है। इसी वजह से देखिए बिजनेस मॉडल तो है, ये डेफिनेटली है, और इसमें स्केलेबिलिटी इस वजह से पॉसिबल होती है क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा जो लोअर प्राइसेस पे सेल्स लगी होती हैं, वॉलमार्ट या इस तरह के स्टोर्स पे, वो जाके परचेज कर लेते हैं और वो फिर सेल करते हैं। तो इशू ये आता है कि इसमें सस्टेनेबिलिटी का इशू आता है और बिजनेस को स्केल करने का इशू आता है कि आपके पास एक सेट SKUs या एक सेट ब्रांड्स नहीं है। तो उसकी वजह से आपको ये मसले आएंगे, हमेशा आते रहेंगे कि आज क्या बेचें, कल क्या बेचें। जी, इसके लिए लोग यूज करते हैं एक ऐप है बायबोट प्रो, तो वो एक्चुअली मेंशन कर देता है कि इसमें आईपी रिस्क है या नहीं है। मैंने यूज किया है वो, बट आई डोंट थिंक सो इट्स दैट एक्यूरेट। जी चलें, अच्छा लास्ट क्वेश्चन मैंने वही पूछा, यूएस से रिलेटेड है। जो हमें एक ही स्टेट का टैक्स आईडी रखना चाहिए या मल्टी स्टेट का ले लेना चाहिए? उसकी जरूरत पड़ती है होलसेल के मॉडल में? देखिए वो अगर आप होलसेल की टैक्स वीडियोस में सेक्शन में जाएंगे तो उसमें एक वीडियो है जिसमें अंडरस्टैंडिंग सेल्स टैक्स की एक वीडियो है, उसमें काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। अभी क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल में है, तो अगर मैं आपको बताऊंगा तो अभी काफी क्वेश्चंस हैं, तो आप उसमें देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किसी और स्टेट में आईडी लेने की जरूरत है या नहीं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया। चलें, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलें, थैंक यू। जी सैयद राहिल। सैयद राहिल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत अच्छा सेशन है माशाल्लाह। तो थैंक यू सर सवाल एक ये है कि मतलब पहले तो मेरे काफी सारे सवाल थे, वो ग्रुप में मुझे आंसर मिल गए। तो जी। अभी मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि मुझे फॉर एग्जांपल जब हम ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं तो हम उनको ये इस चीज पे एग्री करते हैं कि हम ऑनलाइन सेलिंग नहीं करेंगे और अमेजोन पे सेलिंग नहीं करेंगे। तो फिर जब इन्वेंट्री की जैसे बात आती है तो इन्वेंट्री हम डायरेक्ट शिपमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि वो जैसे पहले डिस्कस हो रहा था कॉस्ट सेविंग के लिए प्रेप सेंटर, अगर किसी प्रोडक्ट में प्रेप सेंटर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसको डायरेक्ट भिजवा सकते हैं। तो इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटर या जो ब्रांड है, जो ब्रांड ओनर है, वो हमें इस चीज पे मतलब
ये नहीं बोल सकते कि ये पहले आप तो मतलब हमें गलत कर रहे हैं कि हम जो एग्रीमेंट हुआ है आप वो फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन राइट, ये तो हमने कभी सजेस्ट नहीं किया कि आप अमेजोन को बोले आप सॉरी आप ब्रांड को बोलेंगे आप अमेजोन पे सेल नहीं करेंगे और आप फिर अमेजोन पे सेल करें। अच्छा ये सर, तो जैसे मतलब वीवीसी में बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटर या जो ब्रांड्स होते हैं उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ होता है कि आप नहीं सेल करेंगे ऑनलाइन, आपकी फिजिकल शॉप होगी तो उसमें आप सेल करने के लिए ले रहे हैं। ये मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, आप प्लीज नहीं इसको क्लियर देखें, कर देंगे। जी आप कभी भी ब्रांड्स के साथ झूठ नहीं बोलेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे उन्हें कि आप ले रहे हैं अपने फिजिकल स्टोर के लिए और आप उसको अमेजोन पे बेचना शुरू कर देंगे। आपको नहीं पता वो सामने वाला ब्रांड कितना स्ट्रिक्ट है अपनी आईपी प्रॉपर्टीज को लेके, और अगर तो बड़ा ब्रांड है तो उसकी टीम ही अलग होती है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और इंटेलेक्चुअल एसेट्स को मेंटेन कर रही होती है। अब यूएस में फॉर एग्जांपल आप सेलर को ओपन करते हैं तो सेलर का एड्रेस भी आ जाता है। नो डजंट मैटर, आपका स्टोर का नाम कुछ और है लेकिन वो आपका एड्रेस देख लेगा। हम एड्रेस सेम रखते हैं अपने एलएलसी के एड्रेस पे, जो हमारा अमेजोन का एड्रेस होता है वो एलएलसी वाला एड्रेस सेम रखते हैं। ब्रांड को पता चल जाएगा कि आप सेल कर रहे हैं। आपका रिलेशन खराब होगा, हो सकता है ब्रांड ऐप पे आईपी क्लेम भी कर दे, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर तो आपको आपका दोबारा परचेजिंग करने नहीं देगा, वो अकाउंट आपको क्लोज कर देगा। तो आप कभी भी ये नहीं करेंगे कि आप ब्रांड को बोलेंगे कि जी हम तो अमेजोन पे बेचते ही नहीं है, हमारे पास अपने स्टोर है और आप बेचेंगे अमेजोन पे, ये नहीं करेंगे आप। ठीक है सर, थैंक यू। सर जैसे एक और क्वेश्चन ये है कि पीएल में प्रोडक्ट्स के ऊपर मतलब काफी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि मतलब प्रोडक्ट्स ब्रेकेबल ना हो, ईटेबल आइटम्स ना हो, या स्किन के ऊपर कोई डायरेक्टली अप्लाई करने वाली प्रोडक्ट्स ना हो। तो सर इसके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास होलसेल के लिए? नहीं देखें, इसका आप कॉन्सेप्ट समझें कि क्यों पीएल में रिस्ट्रिक्शन है। पीएल में रिस्ट्रिक्शन इसलिए कि पीएल में उस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है वो आप हैं, आप उस प्रोडक्ट का ब्रांड है। कोई भी मसला आता है, कोई क्लेम आता है, किसी को एलर्जी हो जाती है, व्हाटसोएवर रीजन होता है, आप लायबल होते हैं उस चीज के। अगर तो फॉर एग्जांपल वो स्किन पे अप्लाई करने वाला प्रोडक्ट है। प्लस पीएल में इस वजह से मना किया जाता है कि उन प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेशंस बहुत रिक्वायर्ड होती हैं, और ऑन एंड ऑफ जैसी रीसेंट डेवलपमेंट आती है वैसी अमेजोन दोबारा लिस्टिंग सस्पेंड कर देता है और कहता है कि लाओ इसकी सर्टिफिकेशन दे दो, जैसे न्यू रिक्वायरमेंट आती है लॉ की तरफ से। तो इस वजह से हम नहीं चाहते कि हमारी लिस्टिंग सस्पेंड हो, और हमने इतना जो ब्लीडिंग की है और लॉन्च एंड रैंकिंग पे एक बजट लगाया है वो हमारा खराब हो जाए या हमारा वो वेस्ट हो जाए। तो इस वजह से हम उन प्रोडक्ट्स पे नहीं जाते। होलसेल में हम उन प्रोडक्ट्स पे जाते हैं आगे। ग्लास वाली प्रोडक्ट्स हम होलसेल में भी थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें इशू ये होता है कि वो आइटम ब्रेक हो जाता है, तो उस वजह से रिटर्न्स आ जाते हैं। तो ग्लास वाली प्रोडक्ट्स को हम अवॉइड करते हैं। लेकिन उसके अलावा होलसेल में हम देखते हैं कि जिसकी मिनिमम रेटिंग 4 हो, क्योंकि हमें रिटर्न्स अवॉइड करने होते हैं। तो जिन प्रोडक्ट्स की मिनिमम रेटिंग 4, मिनिमम ये मैं बता रहा हूँ, और उससे ऊपर हो, उन प्रोडक्ट्स में हम काम करते हैं ताकि हमें रिटर्न ना आए। और बाकी हम जो होलसेल का क्राइटेरिया है वो पीएल से डिफरेंट है। जी सर। अच्छा सर, शुक्रिया सर। एक और ये सवाल है कि मतलब इसमें अगर कोई मतलब प्रोडक्ट्स है, मतलब जैसे सप्लीमेंट्स हो गई या मेडिसिन इस टाइप की, इसके लिए तो वैसे भी हमें बहुत सारी सर्टिफिकेशंस की जरूरत होगी। लेकिन कभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई केस स्टडी ऐसे सामने आई है कि काउंटरफिट चीजें हो वो जो सप्लायर प्रोवाइड कर रहा हो, तो उसके लिए मैं पूछना चाह रहा था। काउंटरफिट से मुराद मतलब जाली चीजें जिसमें सप्लीमेंट्स या मेडिसिन, मतलब अगर कोई हमें प्रोवाइड कर दे सेलर। सप्लायर जाली चीजें मतलब एक होता है जी, आप किसी ब्रांड से ले ऐसी रहे कोई हो काउंटरफिट मतलब नहीं, मतलब एक होता है ना कि एक कोई डिस्ट्रीब्यूटर है और उसने उसी के नाम से अपने बनाया हुआ है,
तो उस हवाले से मैं पूछना चाह रहा था, या मैं नहीं, देखिए वो आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर रहे हैं तो आप हमेशा देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर किस लेवल का है, उसकी मार्केट में वर्थ क्या है, वो उसकी थोड़ा सा उसके बारे में आप रिसर्च करेंगे। ऐसे ही तो आप नहीं किसी से परचेज करेंगे, क्योंकि वेबसाइट तो मैं भी बनाता हूँ, तो आप थोड़ा सा देखेंगे उस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। पॉसिबल हो तो आप अगर बड़ा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो एक दो जिन ब्रांड्स का आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उनसे पूछ लें कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर, कॉल करके आप कस्टमर सर्विस से पूछ लें कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर आपका ब्रांड, आपके जो ब्रांड है उसमें डील करता है, ये आपका ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। आप ऐसे करके उनसे पूछ लें, तो आप थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर की वेरिफिकेशन करें। ओके सर, मतलब आप सर आप ये बता रहे हैं कि ब्रांड्स के हम कस्टमर सपोर्ट से अपने डिस्ट्रीब्यूटर को वेरीफाई कर लें? हाँ, आप उन्हें बोलें कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर से लेना चाह रहा हूँ और वो मैं डिस्ट्रीब्यूटर से लेना चाह रहा हूँ, ये फलां डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे मैं परचेज कर रहा हूँ। अमेज़न का आप नाम ना लें और ये बोलें कि क्या बस मैं कंफर्म कर रहा हूँ ये आपका ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, ये आपकी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को कैरी करता है, जस्ट मैं ये वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। आप वो वेरीफाई कर लें। आप वो कोई पूछें आपको कहाँ पे सेल करना है, तो आप बोलें कि जी मेरा स्टोर है, मैं फलां स्टोर में सेल कर रहा हूँ, क्योंकि आप उस ब्रांड के साथ अभी अकाउंट ओपनिंग के लिए नहीं जा रहे, तो वो भी इतनी वेरिफिकेशन पे नहीं जाएंगे। ठीक है सर, मतलब हम अपने इसमें वेबसाइट के भी बता सकते हैं कि हम हमारे पास जो एक वेबसाइट है हम इस पे ब्रांड सेलिंग करते हैं, इसका भी हम दे सकते हैं हवाला ना? देखें, वो आप किसी भी चीज का हवाला दे सकते हैं, क्योंकि आप अभी उनके साथ अकाउंट ओपनिंग के लिए नहीं जा रहे, आप जस्ट डिस्ट्रीब्यूटर की वर्थ मालूम करने जा रहे हैं, वो जेन्युइन है या नहीं है आप ये मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। जज़ाकल्लाह सर। जी सादिक, सालिक। थैंक यू सर। मैं सर एक तो व्यू जानने जा रहा हूँ कि कनाडा की मार्केट के बारे में आपका कैसा है। एक क्लाइंट है मेरे, तो वो चाहते हैं कि कनाडा में करें और उसके बाद फिर अगर उनके पास कनाडा की कंपनी है और साथ ही उधर का ही अकाउंट है, तो क्या यूएस के लिए बेहतर रहेगा या इधर रहेगा, तो क्या सजेस्ट करती हैं? देखिए, कनाडा की मार्केट भी अच्छी है और कनाडा में जो लोग काम कर रहे हैं वो उन्होंने बताया कि कंपटीशन भी कम है और उसमें मार्जिन्स भी अच्छे हैं, तो कनाडा की अच्छी मार्केट है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उसको। अच्छा सर, क्या कनाडा के लिए ये जो परसेप्शन है कि कनाडा के में ब्रांड मिलना आसान है क्योंकि कंपटीशन नहीं है, यूएस में ब्रांड से ऑथराइजेशन लेना मुश्किल है, हमें डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ता है, तो प्रॉफिट मार्जिन कम रह जाता है। कंपटीशन की जब हम बात करते हैं तो कंपटीशन एक तो जैसे आपने कहा कि एक ब्रांड को 50 लोग डेली कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो उसको भी लगता है क्या हो गया, मेरी इतनी ज्यादा एकदम से वर्थ क्यों बढ़ गई है, तो उसका पता चलता है कि उसकी प्रोडक्ट्स अमेज़न पे रैंक है बहुत अच्छी, इसकी सेल होती है अमेज़न पे, तो एक यहाँ पे उसको पता चलता है, तो वहाँ पे उसका कंपटीशन एक लेवल बढ़ जाता है अमंग अदर परचेजर्स, तो वो ब्रांड फिर बहुत केयरफुली ब्रांड अपने अकाउंट ओपन करता है और दूसरा कंपटीशन उस लिस्टिंग पे बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि जिस लिस्टिंग पे सेल ही 200 यूनिट्स इन अ मंथ है टोटल उस लिस्टिंग की, उस पे 20-25 सेलर आगे चिपक जाते हैं, तो कंपटीशन उस सेंस में बढ़ जाता है। तो कनाडा में इस वक्त इतना बुरा हाल नहीं है, इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो कनाडा इस वक्त अच्छी मार्केट है, आप कर सकते हैं उसको एक्सप्लोर। सही है, थैंक यू। अच्छा, जिस तरह ये पीएल के लिए कुछ रिकमेंडेड कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, इस तरह कुछ होलसेल के लिए भी स्पेसिफिक आपने की हुई है कि किन में जाना चाहिए किन में नहीं जाना? जी आई थिंक बिल्कुल, ये बीबीसी में अगर आप इनिशियल लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें रजी भाई ने एक्सप्लेन की हुई है, सारी कैटेगरीज का बताया हुआ है, कौन सी कैटेगरी रिकमेंडेड है, किस में जाना चाहिए। आप अनगेटेड कैटेगरीज से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर आप कुछ कैटेगरीज गेटेड होती हैं उनको आप अनगेट करा के फिर उसमें भी काम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। जी
आयशा खालिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन ही है, लेकिन मैं पूछना चाह रही थी कि जो होलसेल है इसके अंदर हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं या फिर ब्रांड सर्च करते हैं हम लोग? देखें, आप प्रोडक्ट हंट करते हैं। जी जी, देखें, प्रोडक्ट हंट या ब्रांड हंट में डिफरेंस क्या है? आप यूजुअली प्रोडक्ट जो आप अपने फिल्टर्स लगाते हैं वो आपको रिजल्ट्स देता है इन 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 द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स। आप उस प्रोडक्ट को देखते हैं और आप कहते हैं अच्छा ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी लग रही है। अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर ब्रांड की और कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो अमेज़न पर सेल हो रही हैं। तो आप उस प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल आपने फिल्टर लगाया, आपके जो रिजल्ट्स आए उसमें नेस्ले की एक प्रोडक्ट थी जो बहुत अच्छी थी। आपने देखा कि आपने अमेज़न पे जाके सर्च किया कि नेस्ले की और कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, या कीपा पे सर्च किया कि नेस्ले की और कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, आपको उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिल गई। अब आपने प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए ब्रांड हंटिंग भी कर ली। अब आप प्रोडक्ट को हंट करके ब्रांड की तरफ जाएंगे और उनके साथ अकाउंट ओपनिंग पे जाएंगे, और जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप सारी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को निकालेंगे। ओके सर। तो सर मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि जब हम लोग सोर्सिंग वगैरह करवा लेते हैं तो उसको जो प्रेप सेंटर है वहाँ पे क्यों भेजते हैं हम लोग? डायरेक्ट अमेज़न इन्वेंट्री में क्यों नहीं भेजते हैं? देखिए, हम डायरेक्ट अमेज़न इन्वेंट्री भी बेचते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। कुछ प्रोडक्ट्स पे प्रेप रिक्वायर्ड होती है, कुछ पे जस्ट मैक्सिमम FNSKU लेवल रिक्वायर्ड होता है। अगर आप एक प्रोडक्ट है जो ग्लास की प्रोडक्ट है और वो टूट जाएगी तो उस पर आप बबल रैप और ये सारी चीजें प्रेप कराते हैं उसको, तो इस प्रेप कराने के लिए हम उसको भेजते हैं प्रेप सेंटर। अदरवाइज आप प्रेप सेंटर ना भेजें, आप डायरेक्ट अमेज़न भेज दें। अमेज़न भी प्रेप तो उसकी सर्विस अलग देता कॉस्ट है। पड़ती है? प्रेप सेंटर की अलग कॉस्ट पड़ती है? जी बिल्कुल, उसकी अलग प्रेप कॉस्ट होती है, बिल्कुल। ठीक है। और मैंने पूछना था कि इसका क्या क्राइटेरिया क्या होता है? लाइक जैसे पीएल में तो हमें पता होता है, उन्होंने दिया होता है कि आपके इतने रिव्यूज होने चाहिए, तो होलसेल के अंदर क्या क्राइटेरिया होता है कि आपको किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए होती है या ब्रांड चाहिए होता है हमें? देखें, क्राइटेरिया तो अभी इस वक्त कॉल पे डिफाइन करना तो काफी थोड़ा एक लंबा हो जाएगा, और अभी काफी लोगों के क्वेश्चंस हैं। आप VBC में वीडियोस देखें प्लीज, आपको सारी नॉलेज वहां से मिल जाएगी। ठीक है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अगर जर्मनी में हमें होलसेल करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी? जर्मनी में होलसेल करना है, आई थिंक ये आपको रजी भाई ज्यादा बेटर बता सकेंगे क्योंकि वो उस रीजन में करते हैं काम। अच्छा, सेम एज यूके। आपको LTD चाहिए, आपको VAT रजिस्टर होना है, आपको वेबसाइट चाहिए, दैट्स इट। और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए जर्मनी के अंदर। तो सर जो बजट शीट है वो हम कहाँ से लेंगे फिर? इसके अलावा आई थिंक अच्छा, अभी काफी ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं हैंड रेज हैं, तो आप एक काम करें, आप लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं वो टाइप कर लें, क्योंकि हम इसको कंटिन्यू करेंगे फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स, और उसके बाद हम सेशन इसको एंड कर देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यूस सेशंस करते रहेंगे होलसेल के ऊपर। काफी क्वेश्चंस हैं लोगों के, और इंशाल्लाह इसको ऐसे ही करेंगे। तो आप क्वेश्चंस करते रहें, तो मजीद जो क्वेश्चंस हैं आप टाइप कर लें प्लीज। जी रजी भाई, मैं फिर इन बिटवीन अभी ये 5-10 मिनट जितने क्विकली एक एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जब तक बाकी जो टाइप करना चाहें। जी अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अब्बास अर्ज कर रहा हूँ, आपसे व्हाट्सएप पे भी बात होती रहती है। मेरे 3-4 क्वेश्चन थे। आपका और रजी भाई को तंग करने वाला एक ही बंदा है व्हाट्सएप पे। जी, मुझे नाम से थोड़ा अंदाजा हो गया था। असल में मैं हूँ 101 स्टूडेंट था, तो मैंने BC भी इसलिए लिया, मैंने कहा शायद BC में भी उसी तरह गाइड करते होंगे होलसेल के लिए, तो मैंने BC भी ले लिया। मैंने बेसिकली 101 इन्वेस्टर था, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे। जी जी।
एक तो ये प्रेफरेंस पाकिस्तान में रहने की प्रेफरेंस ये है कि रजी भाई गाड़ी ड्राइव करते हैं, इंक्यूबेटर में चले जाते हैं। हम ओवरसीज का क्या कसूर है? हमें भी कोई ऐसी फैसिलिटी दी जाए जिसमें जारी बात है हम लोगों को बेशक वीकली पेड फीस हो जाए, कोई मसला नहीं है, जिसमें कुछ हमारी कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं उनको सॉल्व करने का हो जाता है। दूसरा मुझे ये मसला आ रहा है, मुझे जर्मनी में कोई प्रेप सेंटर नहीं मिल रहा कोई रीजनेबल। एक पाकिस्तानी भाई हैं लेकिन वो बॉक्स लेबलिंग के सिर्फ 5 यूरो ले रहे हैं, बॉक्स लेबल सिर्फ। मेरा क्योंकि मेरा जो है वेंडर जो है वो पोलैंड से मुझे दे रहा है जर्मनी तक की फ्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और उस प्रोडक्ट पे मैं हूँ एक्सक्लूसिव है, जरा ज्यादा बाइंग है, वो 25,000 यूरो का उसका है टारगेट के आप मिनिमम मंथली जो है 25,000 यूरो ये एसन बाय करो तो आपको मैं एक्सक्लूसिव कर सकता हूँ यूरोप में, ठीक है। तो मैंने उनके साथ किया कि जी मुझे आप 1 महीने का ट्रायल पीरियड दे। ट्रायल पीरियड तो उन्होंने दे दिया, लेकिन अब बॉक्स पे अगर मैं बॉक्स पे सिर्फ प्रेप वो लेबलिंग करवाने के 5 यूरो दूं, वो जरा आउट ऑफ वे चला जाता है। इसके लिए अच्छा, मुझे कोई चीपर वे, क्योंकि उसके कोई FNS के यू नहीं रिक्वायर्ड, कोई इसी किस्म का चीज नहीं रिक्वायर्ड, सिर्फ वो आएगा प्रेप सेंटर में, उसके ऊपर लेबल लगेगा। क्योंकि वो जो मेरा सप्लायर है वो कहता है कि जी आपका जो है बॉक्स वगैरह सब कुछ हम फ्री दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी लेबर नहीं है जो आपको लेबल करके दे सके। नहीं तो हम कर सकते थे, टोटली ऑटोमाइजेशन चल रही है उनकी उधर, ठीक है। तीसरा मेरा क्वेश्चन है, आजकल VA बड़े चौधरी बने हुए हैं, उनका क्या सोल्यूशन किया जा सकता है? आया कि उनको, क्योंकि VA किसी को बोले ना, अच्छा मैं क्योंकि सारे यूरोप में मेरा वैट रजिस्टर्ड सारे यूरोप में 12 कंट्रीज हैं यूरोप के, मेरे हर कंट्री में अपनी कंपनी बना के मैंने वैट रजिस्ट्रेशन एक ही कंपनी को कर दिया हुआ है। यानी कि अगर मेरी अवान SRL के नाम से कंपनी है तो अवान SRL मैंने UK में भी वैट रजिस्टर कर दिए, जर्मनी में भी, इटली में भी। बेसिकली मैं हूँ इटली में तो, लेकिन मेरा यूरोप में मैंने सारी जगह पे कंपनी बना दी है, जहाँ जहाँ बन सकती थी, जहाँ जहाँ ऊपर नीचे करके बन सकती थी, मैंने बना के वैट ले लिया, वैट रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है। दूसरा मेरा था VA इशू के VA अभी VA नहीं टाइम दे पा रहा, वो कहता है जी मैं आपको वीकली रिपोर्ट दूंगा। उसको क्या करना चाहिए? उसको समझाना चाहिए या बात करना चाहिए? ठीक है, ठीक है। मैं आपके तीनों क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ और एक और क्वेश्चन है उस पर, अगर कोई टेक्निकली है। अभी रिसेंटली में नोट किया जा रहा है कि जो भी एसन 20-25% भी सेल बढ़ गई है, यानी कि एक एसन 20 से 30 पीसेस मंथली बिक रहे थे, अगर वो 100 तक चले गए, उसमें Amazon ठप से आ रहा है, पिछले कोई 2 महीने से नोटिस किया जा रहा है। उसका कोई टेक्निकली क्या कह सकते हैं, या उसको ऐसे इग्नोर ही किया जाए बस? अच्छा ठीक है, अब आपने इतने क्वेश्चंस पूछ लिए, मैं भूल गया हाँ आपके जी, पहले जी बस थैंक यू। अच्छा मेरा रिपीट कर दूं? जी। तो आपका पहला क्वेश्चन था कि देखिए वो रजी भाई तो पहुंच जाते हैं, क्योंकि रजी भाई बिल्कुल आपने कहा कि वो करीब में रहते दूसरा हैं। तो मैं पूछना चाह रहा था, एक्सक्लूसिव होना ठीक है किसी भी प्रोडक्ट में कि वो किसी को नहीं देगा ब्रांड, और बाइंग जरा थोड़ी हाई है लेकिन प्रॉफिट रेशो अच्छा बन सकता है उसमें, तो ठीक है। अच्छा, जर्मनी में प्रेप से रिलेटेड देखें वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। रजी भाई से पूछ लूंगा कि अगर उनके पास ऐसी कोई लिस्ट है प्रेप सेंटर्स की जर्मनी में जो प्रोवाइड कर सकें, वरना अदरवाइज आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर ही करना पड़ेगा कि कौन से प्रेप सेंटर्स हैं जहां पे आप जर्मनी में जिनके साथ काम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको कोई भी प्रेप सेंटर नहीं मिलता और सिर्फ आपको बॉक्स पे शिपिंग लेबल्स लगाने हैं और उसके लिए वो 5 यूरोस पर बॉक्स मांग रहे हैं, तो आप टेम्परेरी कोई वर्कर देख लें, उसको हायर कर लें ऑनलाइन ही, और उसको एक टास्क दे दें कि वो वहां जाके इन बॉक्सेस पे आवरली बेसिस पे आप उसको हायर करके उसको दे दें ये टास्क। तो आप ऐसे थोड़ा एक्सप्लोर करें, देखें कि आप कैसे इस पे काम कर सकते हैं। VAs के जो इश्यूज आ रहे हैं, तो देखें इसी वजह से सनी भाई ने रिकमेंड किया कि FFL स्टूडेंट्स के साथ काम करें। तो आप FFL स्टूडेंट्स के साथ काम करें, वो सब एक ही गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और वहां पे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगी कि कौन काम कर रहा है, कौन रिजल्ट्स डिलीवर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो उसमें आप भी सेफ होंगे और FFL स्टूडेंट भी सेफ होगा। आप प्लीज देखें अपनी प्रेफरेंस को FFL स्टूडेंट्स के साथ लेकर आए, और एक्सक्लूसिव जाना डेफिनेटली बहुत अच्छा है क्योंकि आपका कंपटीशन कोई नहीं होगा।
तो अगर तो आपको ऐसी डील मिलती है, आप बस ये देख लें कि वो प्रोडक्ट्स अच्छी हैं। अगर वो प्रोडक्ट्स अच्छी हैं और वो अच्छी सेल हो रही हैं और उसमें अच्छा काम किया जा सकता है तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, एम ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन एक, बाकी तो काफी क्वेश्चन थे कनाडा मार्केट के रिलेटेड, मतलब क्लियर कर दिया रजी भाई ने और आपने। मेन क्वेश्चन जो वो ये है कि कनाडा के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, मेन रिक्वायरमेंट्स होलसेल। किस चीज की रिक्वायरमेंट्स? होलसेल के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब एलएलसी ये वो। मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। आप प्रोडक्ट हंटिंग की रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं या आप कंपनी फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं? आप किस चीज की रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं? ओवरऑल मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब अगर किसी ने होलसेल करनी कनाडा में। देखिए, जो रिक्वायरमेंट हर कंट्री में अप्लाई होती है वही सेम रिक्वायरमेंट है। आपको जो सेशन के स्टार्ट में रजी भाई ने 6 स्टेप्स भी डिफाइन किए थे, वही सब रिक्वायरमेंट है। जो होलसेल का मॉडल है वो कंट्री वाइज चेंज नहीं हो जाता, वो मॉडल वही रहता है। उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चेंजेस होती हैं, वो होती हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कंट्री। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, कुछ टैक्सेशन रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, बट ओवरऑल जो प्रोसेस है और मॉडल है वो सेम ही रहता है। तो आप कनाडा में भी आप कंपनी अपनी रजिस्टर कराएंगे और जब आप और टैक्सेशन के लिए वहाँ पे आई थिंक HST फॉलो होता है, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जब आपकी वो सारी चीजें रेडी हो जाएंगी तो आप ब्रांड्स को सेम अप्रोच करेंगे और सेम अमेजोन का प्रोसेस वहाँ पे भी सेम फॉलो होता है। तो कनाडा में ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं हो जाता। थैंक यू। ठीक है, चल, थैंक यू। अब्दुल्ला चौहान। अच्छा सर गाइस, ये एक्चुअली हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक्चुअली सनी भाई जो है वो सेशन ज्वाइन कर रहे हैं और आई थिंक सनी भाई जो हैं वो सारे BC स्टूडेंट्स के साथ कुछ बात करना चाह रहे हैं। सो दिस विल बी अ लास्ट क्वेश्चन। तो हम सेशन जो है वो एंड करेंगे, तो प्लीज आप ले लें लास्ट क्वेश्चन जो भी है। जी, अब्दुल्ला चौहान, आप वो लकी हैं जिनका लकी ड्रॉ आपका नाम निकला है। जी अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि बेसिकली ना अभी मेरे पास LLC रजिस्टर्ड है, क्या कहते हैं, US के लिए, और मैं होलसेल कर भी रहा हूँ। तो बेसिकली मेरी रिक्वायरमेंट ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसे अभी कुछ लोगों ने ड्रॉप शिपिंग की बात की थी, तो मेरे पूछना ये था कि ड्रॉप शिपिंग रिटेल स्टोर से करना तो आपने बताया कि सेफ नहीं है, लेकिन कुछ ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स भी हैं, जैसे कि जिन होलसेलर्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ ना, वो ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज भी देते हैं। वो कहते हैं कि जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करें, ऑर्डर आएगा, वो भी हम शिप कर देंगे, आपने बता देना जब ऑर्डर आए। तो वो भी सर्विसेज देते हैं। तो वो मुझे लगता है कि सेफ में है या नहीं, वो आप जरा बता दें। देखिए, वो अमेजोन की पॉलिसी, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे तो पॉलिसी में तो वो कहते हैं कि यू आर अलाउड टू डू सो। आप सप्लायर के साथ कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन उस पर मना नहीं करता। लेकिन अमेजोन, क्योंकि ये FBM मॉडल फॉलो हो रहा होगा इसमें, तो आपको ये भी देखना है कि अमेजोन के अकाउंट हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं जब आपकी लिस्टिंग पे सेल्स आ रही हो और आप कहें कि जी मेरे पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है, और कस्टमर कह रहा है कि जी मुझे प्रोडक्ट मिली नहीं है या मुझे लेट मिल रही है। तो वो सारे इश्यूज हैं, वो आपको देखने होंगे। तो उन चीजों को आप प्लीज देखें। सर मैंने उनसे ना सप्लायर होलसेलर से बात की है, तो वो कह रहे हैं कि जी हमारी सर्विस बहुत अच्छी है, हम शिपिंग टाइम पे देते हैं सर, और भी काफी लोग उनकी सर्विसेज यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने तो मुझे अपनी तरफ से कह रहे हैं कि पूरा राजी किया है कि यार शिपिंग हमारे टाइम पे होगी, कोई इशू नहीं। और प्रोडक्ट्स भी मैंने उनके चेक किए हैं, उनके BSR अमेजोन पे अच्छे हैं और वो अच्छे बिक रहे हैं। और दूसरी बात कि इनवॉइसेस का मसला तो नहीं आएगा, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट 5 से 6 मंथ्स पुराना है और ऑलरेडी इस पे FBA चल रहा है होलसेल, तो अकाउंट हेल्थ नहीं। देखिए, इनवॉइसेस का मसला आता भी है तो आप तो सप्लायर से ही ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ना, आपको इशू नहीं है उसमें। वो मैं दे भी सकता हूँ, वो जो एक्सेप्ट भी हो जाएंगी। जी जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा सर, लास्ट एक क्वेश्चन मेरा सर, कनाडा के पूछना था कि मैं अपनी US LLC को कनाडा के अंदर होलसेल के लिए किसी तरीके से इस्तेमाल में ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता? देखिए, वो अभी ऑलरेडी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि उस कंट्री की पर्टिकुलर LLC या कंपनी होनी चाहिए। उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, उसके टैक्सेशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, सप्लायर्स के प्रेफरेंसेस होते हैं। तो इसलिए ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जिस कंट्री में काम करने जा रहे हैं उसी कंट्री की कंपनी हो। तो सर PL के लिए सूटेबल तो हो सकती है ना वो?
जी, पीएल का हो सकता है, पीएल में डिफरेंट साइंस होती है। बिल्कुल, चलें ठीक हो गया, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके गाइस, सो हम जो है वो सेशन को एंड करेंगे यहाँ पे। आई थिंक बस सनी भाई जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं सेशन को। आई थिंक अभी जो लोग चले गए थे वो भी आई थिंक वापस आ जाएंगे। तो सनी भाई का लिंक नहीं, शायद सनी भाई इसी सेशन को ज्वाइन कर लेंगे अभी, तो प्लीज आप वेट करें। आई थिंक तब तक क्वेश्चंस कर लें आप, एक दो और क्वेश्चंस जो भी हैं जब तक वो ज्वाइन करते हैं। ओके, वकास फारूक। जी, वकास फारूक। आई थिंक नहीं है वकास फारूक। मोहम्मद मुबशिर। हेलो जी 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 मुबशिर। सर, ये एक सवाल मेरा था कि हम जो बाय बुक्स कैसे अपने पास रख सकते हैं, ठीक है, और कौन सी वेरिएशन पे ना ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, ये कैसे चेक कर सकते हैं सर? ठीक है, चलो मैं आपको म्यूट कर देता हूँ और आपके दोनों क्वेश्चंस को आंसर कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, बाय बॉक्स कैसे अपने पास रख सकते हैं? देखिए, बाय बॉक्स डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स पे, और वो मल्टीपल फैक्टर्स में आपको ये देखना होगा कि आपने अपनी सेलर रेटिंग को क्लोज टू 100% रखना होगा। जब तक आपकी सेलर रेटिंग क्लोज टू 100 होगी, Amazon आपको उसका बेनिफिट देता रहेगा और आपको प्रेफरेंस देगा बाय बॉक्स में। फिर उसके बाद क्वांटिटी कितनी है, Amazon उसको प्रेफरेंस देता है यूजुअली जिसके पास ज्यादा क्वांटिटी होती है, ताकि उसके बाद Amazon उसको प्रेफरेंस देता है जिसके पास क्वांटिटी ज्यादा होती है। उसका रीजन ये होता है कि वो उस क्वांटिटी को डिफरेंट एफसीज या फुलफिलमेंट सेंटर्स में सेंड करता है और वहां पे वो अपनी क्विक डिलीवरी के प्रॉमिस को मीट कर सकता है। तो वो एज अ सेलर आपको वहां पे प्रेफरेंस देता है। और इसके अलावा अकाउंट हेल्थ और इससे रिलेटेड चीजें होती हैं जिसको आपको मेंटेन रखना होगा। तो अगर आप वो मेंटेन रखेंगे तो आपको बाय बॉक्स मिलेगा। और आपका दूसरा क्वेश्चन मैं भूल गया, इनका दूसरा क्वेश्चन आप प्लीज टाइप कर दें। आपका दूसरा क्वेश्चन भी था वो, लेकिन सॉरी मैं भूल गया। सुहेब खान सॉरी। जी, सुहेब खान। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बिल्कुल। अच्छा, मेरा सवाल जो था वैट के बारे में, वो भी मैंने कमेंट में किया तो रजी भाई ने उसका आंसर कर दिया, तो अभी मैं एक और सवाल कर लेता हूँ। जी जी। तो मेरा ये सवाल है कि अभी मेरे पास क्लाइंट्स हैं होलसेल के 2-3, तो मैं ज़्यादातर उन्हीं में मसरूफ़ रहता हूँ, उनके सारी हैंडलिंग वगैरह करता हूँ। तो अभी जो मैं और क्लाइंट्स नहीं ले पा रहा, तो इसके लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मैं अगर टीम बिल्ड करना चाहूँ तो लाइक माइंडेड लोग तो इनक्यूबेटर में मुझे मिलेंगे, और जैसे आपने आंसर किया था पहले भी, तो लेकिन मैं कैसे चेक करूं कि वो जो जिनके साथ मैं टीम बिल्ड करूं वो इस काबिल हैं, या उनको हम कैसे जज कर सकते हैं, ये मेरे को। ठीक है, देखें, आप खुद होलसेल कर रहे हैं, आपको आइडिया है, आपको काम आता है, आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उनकी पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ प्रूफ्स ले सकते हैं किन क्लाइंट्स के साथ काम किया है। और अगर आप फ्रेशीज को रख रहे हैं तो कोशिश करें कि आप FFL स्टूडेंट्स के साथ ही काम करें, क्योंकि वो सेम प्लेटफॉर्म पे होते हैं, सेम प्लेटफॉर्म रेगुलेट कर रहा है उनको, तो आपको वहाँ पे क्वालिटी के इश्यूज कम से कम आएंगे। आपने ऑलरेडी वहाँ पे जो क्वालिटी के इश्यूज हैं उसको खत्म कर दिया ऑलमोस्ट। तो आप इस तरह से अपनी अप्रोच रखें और आप वहां जाएं, इंक्यूबेटर में जाएं, मीटअप्स में जाएं, डिफरेंट लोगों के साथ मिलें, BC के ग्रुप में पोस्ट करें कि आपको माइक्रो एजेंसी बनानी है होलसेल की। आई एम श्योर आपको काफी लोग इंटरेस्टेड मिल जाएंगे, तो आप ये काम कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है,
सही है। बाकी मेरा दूसरा क्वेश्चन था पेमेंट मॉडल के बारे में। अगर हमें कोई क्लाइंट मिलता है और वो अगर हम चाहता है कि पार्टनरशिप बेस्ड और सैलरी हम उस मॉडल में उसको प्रेफर करें या फिक्स सैलरी को प्रेफर करें, और अगर हम हाइब्रिड मॉडल में जाएं जैसे पार्टनरशिप भी हो साथ में सैलरी भी हो, तो उसमें क्या होना चाहिए, सैलरी कितनी हो? जी पार्टनरशिप्स देखें वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बनती है, तो उसका कोई एक फिक्स मॉडल तो नहीं हो सकता। अगर आप पार्टनरशिप कह रहे हैं तो फिर उसमें तो आपका कुछ इक्विटी में शेयर होगा, और अगर आप सैलरी पे जा रहे हैं तो फिर आप पार्टनर नहीं होते, फिर आप सैलरी या एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं। तो आप डिपेंड करता है, आप अग्री कर सकते हैं आप दोनों आपस में, और जो भी आपके टर्म्स अग्री होते हैं, जैसे सैलरी प्लस इक्विटी, बिग सैलरी लेस इक्विटी, लेस सैलरी बिग इक्विटी, ये आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे उसको अग्री कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। नकीब अली। नकीब अली। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन तो मेरे थोड़े से ज्यादा थे, लेकिन आपने थैंक यू, चले मैं एक दो पूछ लेता हूँ सर। पहले तो क्वेश्चन है यूके की। आपके जितने ज्यादा क्वेश्चन है आप वो ग्रुप में पोस्ट करके, ठीक है मैं वो कर देता हूँ। जी ठीक है, मैं इसका बीसी का जरा लेट कमर में मैंने स्टार्ट किया है, तो सर थोड़ा सा इसका सिनेरियो जो होलसेल का वो मुझे अगर आप काइंडली ब्रीफ कर दें, एक्सप्लेन नहीं मैं बोलूंगा, थोड़ा सा बता दे तो वो हो जाएगा बेटर, और जो वेबसाइट की गाइडलाइन है उसके बारे में। और एक सवाल मेरा ये है कि सर यूके की मार्केट के अंदर होलसेल कर रहे थे, अमेज़न ने उस एसन के ऊपर बोला है कि जो इस एसन की रिकमेंडेड रेट, आई थिंक ये आपकी टाइपिंग, अच्छा, रिकमेंडेड रिटेल प्राइस है ना, हमें वो रिकमेंडेड रिटेल प्राइस का सर्टिफिकेट अपने ब्रांड से लेके दो। हुआ उसमें सर क्या था कि कुछ जो दूसरे भी सेलर थे और सारे एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे थे, जो मार्केट की प्राइस थी उस प्रोडक्ट की, उससे वो लोअर जाके बेचना शुरू हो गए। तो अमेज़न ने फिर काफी ज्यादा सेलर्स को बोला कि जी हमें इसका जो रिकमेंडेड रिटेल प्राइस का सर्टिफिकेट है ना वो दो। तो उस सिनेरियो में ब्रांड को अप्रोच किया, तो ब्रांड ने जो हमें प्रोवाइड किया था रिकमेंडेड रिटेल का सर्टिफिकेट, वो उससे तो काफी ज्यादा हाई था। तो उससे क्वेश्चनिंग हो रही थी अमेज़न की तरफ से कि ये आप किस सिनेरियो में कर रहे हैं, क्या आपको ऑफर पे मिला, इसकी एक्सप्लेनेशन दो। एक तो ये कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, और दूसरा एक एसन उन्होंने ड्रॉप डाउन कर दिया था सेफ्टी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, और वो लाइक ये जो बच्चों के लिए बर्थडे वगैरह होता है उनमें स्टफ था। तो सर जो भी उसके आप जो भी प्रोडक्ट्स बच्चों से रिलेटेड आप सेल करेंगे तो उसमें हमेशा सेफ्टी के इश्यूज आएंगे और डॉक्यूमेंटेशंस के इश्यूज आएंगे। Amazon ऑन एंड ऑफ आपसे डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आएंगी, Amazon उस लिस्टिंग को मे बी उस लिस्टिंग को बंद कर देगा, आपको कहेगा कि आप लाओ, पहले सस्पेंड करेगा, उसके बाद कहेगा कि ये सारे डॉक्यूमेंटेशन दो। तो इस तरह की लिस्टिंग्स में ये इश्यूज आते रहते हैं सेफ्टी के, और स्पेशली जो बच्चों से रिलेटेड होती है। अच्छा, ठीक है, वो तो हमने बंद कर दिया। जी जी जी। अब वो आप अपने सप्लायर से लेंगे, अपने ब्रांड से लेंगे, या आप वेट करेंगे कि जब तक कोई और सेलर जिसके पास आपसे कई गुना ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी है वो ये काम करके इस लिस्टिंग के अगेंस्ट सर्टिफिकेट नहीं दे देता, तब तक आप वेट करें, क्योंकि वो सर्टिफिकेट लिस्टिंग के अगेंस्ट जाता है। तो वो जब आप वो प्रोवाइड कर देगा तो फुली आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी दोबारा वाली। और इसके अलावा जो आपने क्वेश्चन किया था रिकमेंडेड रिटेल प्राइस का, या RRP जिसको कहते हैं, तो देखें अगर तो सारे सेलर्स, Amazon को ये चीज भी नहीं पसंद कि अगर एक रिटेल मार्केट में एक आइटम $15 का सेल हो रहा है, आप $20 में सेल कर रहे हैं, तो Amazon को ये चीज नहीं पसंद, वो सप्रेस कर देता है फॉरेन सब्सक्राइब बॉक्स को। लेकिन अगर आप इतना नीचे जा रहे हैं कि वो इस आई डोंट नो उसकी ब्रांड ने कंप्लेन की है या क्या हुआ है कि जिसपे इतना ज्यादा उसने Amazon ने स्टेप लिया है, तो आप फिर इस तरह से बात करें कि आप उनको बोलें कि ये रिकमेंडेड प्राइस है, बट जो मैप है या जो मिनिमम प्राइस है या MRP जिसको कहते हैं मिनिमम रिटेल प्राइस, आप वो भी ब्रांड से लें,
और आप फिर वो दोनों चीजें आप अमेजोन को बताएंगे जी देखें $8 मिनिमम है, हम अभी भी 850 में सेल कर रहे हैं। अगर आप $7 में सेल कर रहे हैं तो फिर तो वो आप उसको फिर प्रॉपर जस्टिफिकेशन दें कि आप क्यों कर रहे हैं। और ऐसा तो फिर आई डोंट नो, बट ब्रांड भी आपसे इस बात पर खुश नहीं होगा कि आप MRP से भी नीचे जाके कर रहे हैं। सर इसी सिनेरियो में अगर कोई और सेलर इसका सर्टिफिकेट अपडेट कर देता है तो हम इसमें से क्लियर हो जाएंगे कि हमें ही करना पड़ेगा? नहीं देखें, ये तो उसने आपको एज अ सेलर की पर्सन रेस किया है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप उस पे वो आपको एग्जेम्प्ट कर देगा इस पे। नहीं सर, इसके साथ एक और दोस्त है, वो भी सेम इसी लिस्टिंग में है, तो वो भी किसी का कर रहा था, तो उसको भी इसी लिस्टिंग के अंदर बेसिकली वो किसी का डील कर उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, तो उनको भी इसी एसन के अंदर ही ये आई थी। हाँ राइट, वो सब सेलर्स को भेजी ना उन्होंने जी, सब सेलर्स को भेजी। अब सेफ्टी सर्टिफिकेट वो एक आइटम के लिए, बट नहीं जो मैं RRP की बात कर रहा हूँ। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि सेफ्टी सर्टिफिकेट था वो एक आइटम के लिए था, वो कोई भी एक सेलर प्रोवाइड करेगा, वो उस आइटम की उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को मीट कर जाएगा। आप उसको MRP से नीचे बेच रहे हैं, जब आप MRP से नीचे बेच रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी प्राइसिंग इतनी अच्छी है कि आप उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं कि आप इतनी MRP, तो वो सेलर टू सेलर वेरी करता है इस वजह से। ठीक है, मैं बात अंडरस्टैंड किया। थैंक यू वेरी मच सर। से ये इसका शॉर्टली अगर सिनेरियो थोड़ा सा मुझे अपनी वर्डिंग में कर दे तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। किस चीज का? अच्छा वो चलेगा। जवाद खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बस मेरा वो थोड़ा साफ टॉपिक है, वो मैं ये कह रहा था कि सर मैंने 2 महीने पहले एक इन्वेस्टर के लिए US होलसेल स्टार्ट किया। जी तो मैंने वेबसाइट बनाया, प्रोफेशनल ईमेल बनाया, 600 ब्रांड की लीड कलेक्ट की, कई ब्रांड की अप्रूवल भी मिला, तो प्रोडक्ट की शिपिंग प्लान भी बनाया, तकरीबन $2000 की इस तरह प्रोडक्ट हमारे आते थे। हद तक कि हर चीज़ अच्छी तरीके से 2 महीने लगे A to Z काम किया, लेकिन फिर प्रोडक्ट की BSR में प्रॉब्लम आई, सिर्फ 2 प्रोडक्ट अच्छे मिले, उसके साथ फिर स्टार्ट नहीं ले सका। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। अब दिल कर रहा है कि आपके साथ या सिकंदर रजी सर के साथ काम करूँ, या इस चीज़ में मुझे गाइड करो कि मैं गलती आखिर कहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ तो BBC से नहीं होती। क्योंकि मैंने 2 महीने से लगातार मेहनत की ताकि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ में ये सिर्फ BBC से दी कि अकेली हर चीज़ की A to Z, तो आई डोंट नो कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। 2 ब्रांड की अप्रूवल भी है, हर चीज़ भी है मेरे पास। ओके, तो मैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे समझा नहीं जवाब कि आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन है क्या बेसिकली? मैं यही कह रहा था कि मैं तकरीबन फुल हर चीज की क्लियर की, मतलब लेकिन फिर प्रोडक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, या तो मैं प्रोडक्ट को अच्छी तरह नहीं, शिपिंग प्लान अच्छी तरह नहीं बना सका, या कोई ऐसी थी कि मैंने प्रोडक्ट वगैरह अच्छी तरह सेलेक्ट नहीं की, तो या तो ये प्रॉब्लम थी या कोई दूसरी प्रॉब्लम थी। मुझे ये गलती पता नहीं कहाँ पे हुई। देखिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो BBC में क्राइटेरिया है, आप उस क्राइटेरिया को इस प्रोडक्ट से, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से मैच करें, और आप देखें कि आप जो उसमें सजेशंस हैं वो सारी आपने इसमें मीट की थी, वो सारी चीजें इसमें मीट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, और अगर तो सारी मीट हो रही हैं तो ऐसा इशू होना नहीं चाहिए। और आप फिर मुझे या रजी भाई को आप हमें ईमेल कर सकते हैं वो पर्टिकुलर केस, किसी भी एक एसिन का, तो हम लोग उसको देख सकते हैं कि क्या पर्टिकुलर एक रीजन है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी होगी कि आप जो क्राइटेरिया है BBC में, आप एक्सेल फाइल में उसको फिलअप करें कि वो मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो पूरी जो डिफाइंड क्राइटेरिया है वो हर जगह पे मीट हो रहा है, तो फिर इवन वी वुड लाइक टू सी कैसा क्या इशू है। नहीं, वो रजी सर को मैंने अपने प्रोडक्ट भी दिखाए थे, ब्रांड भी दिखाए थे, वो कह रहा था कि ब्रांड इज ओके, लेकिन पता नहीं
मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं जाना चाहिए क्योंकि या मैं तो इन्वेस्टर से डर रहा हूँ कि मैं उनका नुकसान ना करूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं, तो आपने जो कैलकुलेशंस किए हैं तो उस कैलकुलेशंस में क्या अभी ये प्रॉफिट नहीं दिखा रहा या क्या इशू? प्रॉफिट दो प्रोडक्ट की 3 प्रोडक्ट की प्रॉफिट बिल्कुल अच्छी तरह बस वो कंप्लीट है, लेकिन दो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आई, उसका बीएसआर बिल्कुल चेंज हो गया। जब मैं देख रहा था उसका सेल रैंक वगैरह बिल्कुल डाउन हो गए थे एकदम से बाद में 2-3 दिन बाद। ठीक है, तो आप उसको आप देखें, अगर आपने इन्वेंट्री नहीं भेजी है तो आप उन 2 पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का ऑर्डर कैंसिल करवा दें जिसमें आपको अच्छा लग रहा है, उनका ऑर्डर चलवा दें सिर्फ। नहीं प्रेप सेंटर तक, लेकिन फिर सारे प्रोडक्ट वो कैंसिल करवा दी। अच्छा, सबको कैंसिल करा दिया आपने? जी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टर का प्रेशर बहुत मुझ पे ज्यादा था कि ऐसा ना हो कि मैं उनका। ठीक है, आप एक काम करें, आप जवाब एक काम करें कि आप स्मॉलर इन्वेस्टमेंट से और स्मॉलर ऑर्डर से आप काम स्टार्ट करें। आप बड़े ऑर्डर और बड़ी क्वांटिटी और नंबर ऑफ एसक्यूज पे ना जाएं, आप किसी एक पर्टिकुलर एसक्यू को ऑर्डर करें, पहले उससे स्टार्ट करें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। मुझे जो लग रहा है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का इशू है कि आपको प्रेशर ज्यादा है कि यार इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ वो डूब जाएगा या वो इन्वेस्टर क्वेश्चन करेगा, तो आप थोड़ा सा उस कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें और जब आपके कुछ ऑर्डर चल जाएंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा आपको। ठीक है, हालांकि मैंने इन्वेस्टर से अभी तक मतलब खुद के बारे में अभी तक बात भी नहीं की, लेकिन उसकी पैसे के बारे में सोच रहा हूँ कि ऐसा वैसा ना हो जाए। जी जी बिल्कुल, आप ऐसा करें और इंशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो ये इशू नहीं होगा और आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह ये इश्यूज नहीं होंगे फ्यूचर में। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। हाशिर आफ्ताब अवान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं ऑलरेडी यूएसए में होलसेल वगैरह कर रहा हूँ ना, लेकिन मुझे यूके में जो है ब्रांड हंटिंग में इश्यूज आ रहे हैं। वो ये इश्यूज आ रहे हैं कि आजकल जो है ब्रांड्स अप्रूवल नहीं दे रहे और तकरीबन मैं डेली 15 या 55 ब्रांड जो है मैं उनको शॉर्टलिस्ट करता हूँ, उनसे कांटेक्ट भी करता हूँ, तो जो मेरी टीम है वो भी कांटेक्ट करती है, लेकिन मसला ये आता है कि वो अप्रूवल्स नहीं दे रहे। तो इसमें आप थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं? मार्केट जो है वो सैचुरेट हो गई है या कोरोना की वजह से इश्यूज आ रहे हैं? देखें, अप्रूवल का सिर्फ यूके का इशू नहीं है, ये अप्रूवल हर जगह पे जहाँ पे मार्केट्स ग्रो हो जाती हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है, वहाँ पे ब्रांड्स के अप्रूवल आना, ब्रांड्स के साथ अकाउंट सिक्योर करना, ये टफ होता जाता है। तो आपको हमेशा ब्रांड को ये बताना पड़ेगा कि आखिर वो आपके साथ काम क्यों करे, आप उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो। तो आपको कुछ ऐसा वो यूएसपी या यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको अपनी कंपनी से रिलेटेड, अपने सिकंदर और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सनी भाई इज एक्चुअली वेटिंग, सो वी हैव टू एक्चुअली एंड दिस सेशन नाउ। सो आपके साथ एक नया लिंक शेयर किया जाएगा, आप वहां से फिर सनी भाई का सेशन जो है वो ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। सनी भाई इज ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।